परिषद के नवशिखर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, बच्चे के जन्म के समय या वह माँ के गर्भ में होता है इस समय या जन्म लेने के बाद कभी कभी के डेवलपमेंट में कुछ ऐसी कमी आ जाती है जिसकी वजह से बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। कभी यह उनकी जिंदगी में सेरेब्रल पाल्सी के रूप में सामने आता है तो कभी किसी और रूप में। यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और बहुत चुनौतीपूर्ण भी कि ऐसी परिस्थितियों को कैसे रोका जाए जिससे कि एक बच्चे को सामान्य जिंदगी दी जा सके। आज हमारे लिए यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण है सेरेब्रल पाल्सी क्या है और इसके विषय में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी को खुशहाल और बेहतर बनाया जा सके। इस सब्जेक्ट पर कुछ चर्चा करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंसूर आलम जी। आलम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार ये बताना चाहूंगा कि आप हमारे पूरे कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर आलम से संपर्क कर सकते हैं, उनसे परिचर्चा कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं और इसके लिए आप हमारे कांटेक्ट नंबर पर हमसे पूरे प्रोग्राम के दौरान कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के जवाब जान सकते हैं। आप हमारे नंबर्स को नोट करें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008। हमारा लैंडलाइन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर है 01126511609। अगर इसके साथ में आप हमसे ईमेल या हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट करना चाहें तो प्लीज हमारी ईमेल आईडी को नोट करें rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in है। पूरे प्रोग्राम में हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। अभी हम चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर हम ये जानना चाहें कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है तो इस चीज को कैसे समझाया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है? जी, सेरेब्रल पाल्सी को समझने के लिए सबसे पहले जो हमें समझना पड़ेगा वो है कि ये जो वर्ड है, दो वर्ड्स मिलकर बना है, सेरेब्रल और पॉल्सी। अगर इसको सीधे सीधे शब्दों में हम देखें तो सेरेब्रल ब्रेन का एक हिस्सा है, यानी कि मस्तिष्क का, और पाल्सी का जो मतलब होता है वो होता है पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा हिस्सा जो कि पूरी तरह से काम नहीं करता है जितना करना चाहिए। अब ये दोनों शब्दों को मिलाकर देखते हैं तो ये ब्रेन के किसी एक हिस्से का कम काम करना। लेकिन जब बात हम करते हैं किसी बच्चे के संदर्भ में तो सेरेब्रल पॉल्सी को बेहतर समझने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें जो उस बच्चे में दिखाई पड़ता है। जैसे सेरेब्रल पॉल्सी के डेफिनेशंस को मॉडर्न साइंस ने पिछले कई सालों में रिसर्च के बाद बदला है। जो दो पहचान खास तौर पर रखा गया सेरेब्रल पॉल्सी में वो है कि हर सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे की पोस्चर में दिक्कत होगी, यानी कि बच्चे का जो बैठने का तरीका, उठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, उसमें कहीं ना कहीं आम बच्चों से थोड़ा सा अलगपन पाया जाएगा। दूसरी तरफ मूवमेंट, यानी कि बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, चाहे वो करवट के जरिए जाए, चाहे वो पेट के बल जाए, चाहे वो चल के जाए, उनके चाल में, करवट लेने के तरीके में या घोड़ा बनकर चलने के तरीके में आपको आम बच्चों से वो अलग दिखाई पड़ेगा। ये दोनों कॉमन फीचर्स हर सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे में पाए जाएंगे। इसके साथ साथ अब कुछ बातें ऐसी भी सेरेब्रल पॉल्सी में है जो कि समय के साथ बातों को जो है कहीं ना कहीं बदला गया है। जब कभी भी सेरेब्रल पॉल्सी की बात हुआ करती है तो हम ये कहते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी में बड़ी सारी तकलीफें हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि सेरेब्रल पॉल्सी में एक अच्छी बात भी है कि सेरेब्रल पॉल्सी में जो बच्चे के ब्रेन को डैमेज होता है वो डैमेज को स्टैटिक कहा जाता है। स्टैटिक का मतलब हुआ कि वो समय के साथ नहीं बढ़ेगा, यानी कि वो तकलीफ नहीं बढ़ेगा और ज्यादा सिचुएशन वर्स नहीं होगी। लेकिन समय के साथ जैसे बच्चे का उम्र बढ़ेगा, उम्र के हिसाब से उसकी जिंदगी में काफी फर्क आ सकता है।
मिसाल के तौर पर एक बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदाइश के 6 महीने बाद, अगर उनके अकड़ापन को आप देखते हैं तो माँ बाप को अकड़ापन नाम की बहुत थोड़ी सी चीज नजर आएंगी, या यूं कहिए कि माँ बाप पहचान भी नहीं पाएंगे कि उनके शरीर के किसी हिस्से में अकड़ापन है। वही बच्चा जब साल का होगा तो वो अपने पंजों पे खड़ा होगा। वही बच्चा जब चलने के लायक बनेगा तो कैंची मारेगा, यानी कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा देगा। तो शारीरिक तौर पर बड़ी सारी बदलाव आएंगी, लेकिन जहां तक बात है दिमागी तौर पर, यह बात सच है कि दिमाग का जो हिस्सा तकलीफ पहुंचा था, कोई भी कारण बस तकलीफ जो पहुंची थी वो तकलीफ नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आपके कहने का तात्पर्य कि जैसे कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, हाँ, उसमें जितनी ब्लॉकेज हो चुकी है वो और ज्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन हाँ, उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम टू टाइम बाद में हमको ज्यादा अपीयर दिखाई पड़ सकती है। यस, इसको हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि बच्चे का जो डैमेज हुआ है, अब चूंकि सेरेब्रल पॉलिसी में जो डैमेज है वो ऐसा नहीं होता है कि डैमेज सिर्फ ब्रेन के किसी एक हिस्से में हो। ये बात जरूर सच है कि ब्रेन के उस हिस्से में डैमेज जरूर होगा जो मोटर एरियाज है जी। मोटर एरिया का मतलब होता है जिस ब्रेन का जो हिस्सा इंसान को मूवमेंट करने में, उठने बैठने हिलने चलने में मदद करता है, वहां होगा। उसके साथ साथ ब्रेन के उन हिस्सों में भी कई बार तकलीफ पहुंचती है जिस हिस्से का काम चलना ना होकर समझना हो, बोलना हो, देखना हो या सुनना हो, या किसी चीज को परसीव करना हो। इसीलिए जब कभी भी हम सेरेब्रल पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें उनके साथ उन एसोसिएटेड फैक्टर्स या कोमोर्बिडिटीज की बात जरूर करनी होती है, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी कहने को सिर्फ शरीर के 2 लक्षणों से ही पहचाना जाता है, लेकिन वो 2 लक्षण जो करंट रिसर्च है, जो आज दुनिया पहुंची है, दुनिया साइंस के उस मोड़ पे पहुंची है जहां वो 2 लक्षणों को काफी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन कंट्रोल करना अभी बाकी है। वो सारे लक्षणों को जो सेरेब्रल पॉलिसी अपने साथ लेकर आते हैं, इसके साथ में जो एसोसिएटेड फैक्टर्स और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन पर अभी एक जीत हासिल करना अभी साइंटिस्ट के लिए चुनौती है। अब हम लोग जानना ये चाहेंगे, थोड़ा सा सेरेब्रल पॉलिसी को बेहतर जानने के लिए थोड़ा पीछे मुड़ के देखना जरूरी है, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी को जो है एक ऐसी तकलीफ है जो अभी भी करंट साइंस के मुताबिक बीमारी का दर्जा नहीं मिला। सेरेब्रल पॉलिसी को जब आप बात करेंगे तो एक डिजीज ना देखकर एक डिसऑर्डर के तौर पर देखा जाता है। तो सेरेब्रल पॉलिसी को शुरुआत के तौर से अगर देखें तो एक ऐसा दौर था जहां सेरेब्रल पॉलिसी के सिर्फ एक किस्म के बच्चों को पहचाना गया था। हिस्ट्री के मुताबिक, यानी कि इतिहास अगर हम सेरेब्रल पॉलिसी का देखें तो सेरेब्रल पॉलिसी को सबसे पहली बार डॉक्टर लिटिल ने पहचाना था, और चूंकि उनका अपना नाम डॉक्टर लिटिल था, उन्होंने कुछ केसेस देखे तो वो सारे बच्चों को लिटिल डिजीज के नाम से ही पुकारने लगा। वही लिटिल डिजीज वक्त के साथ जो है अलग अलग डॉक्टर्स आए, अलग अलग डॉक्टर्स ने रिसर्च किया। उन रिसर्च में डॉक्टर्स को ये लगा कि नहीं, डॉक्टर लिटिल ने जो कहा है वो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन उन बच्चों पे सही नहीं है जिन बच्चों पे डॉक्टर लिटिल के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ी हैं जो चीजें डॉक्टर लिटिल ने नहीं देखा। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर लिटिल ने जो बच्चों को देखा था वो सभी बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हुए थे, यानी कि समय से पहले पैदा हुए थे। वो सभी बच्चों को चलने में दिक्कत आई थी, और जब वो चल रहे थे तो सभी बच्चों में 3 कारण उन्होंने खास देखा था कि एक तो हर बच्चा पंजों पे खड़ा होता है, दूसरा हर बच्चा जो है चलते समय एक पैर के आगे दूसरा पैर रख देता है, जिसको साइंस सीजरिंग कहती है, हम लोग कहते हैं आम भाषा में कि कैंची मार देता है। इसके अलावा लगभग सभी बच्चों में देखा गया था कि घुटना मोड़ के चलता है। तो ये सेरेब्रल पॉलिसी की पहचान डॉक्टर लिटिल ने देखा था, लेकिन उसके बाद जैसे फ्रॉड साहब आए, इसके अलावा सिगमंड साहब आए, कई और डॉक्टर्स जो हैं बाद में रिसर्च में आए, उन्होंने इसके अलावा बड़ी सारे कारण देखे। तो इसीलिए अगर मौजूदा दौर की बात करें तो अब बात सिर्फ सेरेब्रल पॉलिसी की नहीं होती है, बल्कि सेरेब्रल पॉलिसी को बदल के लोग अब वेरिएंट ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी या सेरेब्रल पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। यानी कि एक इंसान में, एक बच्चे को अगर सेरेब्रल पॉलिसी है तो ये सिर्फ वो केसेस नहीं होंगे जो हमारे लिटिल साहब देखे थे, जिसको आज के मॉडर्न जमाना स्पास्टिक डायप्लीजिया कहने लगा है। अब काफी सारे सेरेब्रल पॉलिसीज नजर आ रहे हैं, बहुत सारे वेरिएंट है। इनफैक्ट अभी एक करंट रिसर्च के मुताबिक वो सेरेब्रल पॉलिसी भी दिखाई पड़े हैं जो मौजूदा 6 किस्म के सेरेब्रल पॉलिसी में फिट ही नहीं होता।
तो अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सेरेब्रल पॉलिसी होते कितने किस्म के, जी ताकि हमें समझना आसान हो। सेरेब्रल पॉलिसी को जब किस्म की बात हम लोग करते हैं तो हमें बात करनी होगी कि सेरेब्रल पॉलिसी को हम जांचें, यानी कि पहचाने कैसे। पहचानने के लिए सेरेब्रल पॉलिसी में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसकी जो तकलीफ है उसको या तो ब्रेन के डैमेज को हम देखें कि ब्रेन के किस हिस्से को डैमेज हुआ, उसके हिसाब से सेरेब्रल पॉलिसी को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या हम ये देखें कि उस बच्चे का शरीर के किस अंगों को उसने नुकसान पहुंचाया जी। ये दो तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है कि किस रूप में, यानी कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया या कितना कम नुकसान पहुंचाया। तो हर बच्चा जो सेरेब्रल पॉलिसी का आज के डेट में आप देखेंगे वो इन किस्मों में से किसी न किसी एक किस्म में मोर और लेस फिट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली जो ये सभी क्लासिफिकेशन से कई बार बाहर आ जाता है। तो कम से कम हम उन क्लासिफिकेशन को पहले जाने जो आमतौर पर फिट होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के अंगों के हिसाब से, यानी कि शरीर के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, यानी कि पैर, हाथ, शरीर के और अंग, तो सबसे पहला जो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे दिखाई पड़ते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के, वो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो वो क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं। और क्वाड्रिक वर्ड का मतलब ये होता है 4, यानी कि बच्चे का जो है दोनों हाथ दोनों पैर में तकलीफ होंगे। जहां दोनों हाथ दोनों पैरों में तकलीफ होती है वहां अमूमन देखा जाता है कि बच्चे का स्पाइन, यानी कि ट्रंक, जिसके सहारे इंसान या एक बच्चा खड़ा होता है, बैठता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि अगर एक बच्चे का दोनों पैर दोनों हाथों में तकलीफ है और उसका ट्रंक, यानी कि उसका स्पाइन भी कहीं ना कहीं उस बीमारी में इन्वॉल्व है, तो वो क्वाड्रिप्लेजिक कहलाता है। ठीक इसी के जो है थोड़े से, अगर इससे कम हम थोड़ा बच्चे में तकलीफ पाते हैं तो होता क्या है कि बच्चा शुरुआती दौर में क्वाड्रिप्लेजिक नजर आता है, लेकिन बच्चे का जैसे जैसे ग्रोथ होता है, बच्चे की उम्र बढ़ती है, तो बच्चा जो है अपना किसी एक हाथ को इस्तेमाल करने लग जाता है। जब उस हाथ को इस्तेमाल करने लग जाता है तो उस हाथ को हम थोड़ी देर के लिए नॉर्मल मानने लगते हैं। तो अब हम कहते हैं कि भाई ये तो अब ट्राइप्लीजिया है, क्योंकि 2 पैर और 1 हाथ की तकलीफ हो गई, स्माइन की तकलीफ तो एज यूजुअल रही, तो वो ट्राइप्लीजिया कहलाते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जिसमें हाथ का तकलीफ नहीं के बराबर होते हैं, या इतनी कम तकलीफ होते हैं कि माँ बाप उस तकलीफ को कम से कम 3 साल तक तो पहचान नहीं पाते, और रीढ़ की हड्डी भी बड़े अच्छे होते हैं, वो कहलाते हैं डाइप्लीजिया, जिसमें अमूमन दोनों पैरों में तकलीफ होते हैं। उसी ग्रुप को डॉक्टर लिटिल साहब ने पहचाना था। ठीक है, वो डाइप्लीजिया। डाइप्लीजिया का मतलब पैरों में तकलीफ होना है, अमूमन हाथों में तकलीफ ना होना, लेकिन जहां तक आज की साइंस जानती है थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, जो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। क्योंकि वही बच्चे स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो लिखने के मामले में स्कूल टीचर उन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई आपका बच्चा दूसरे बच्चों के बराबर तो नहीं लिखता, लेकिन उनके माँ बाप कहते नहीं मेरे बच्चे का हाथ तो ठीक है, आज तक तो तकलीफ नहीं हुई। तो ये फाइन मोटर्स एक वर्ड है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहां जाकर उनको दिक्कत होती है। शुरुआती दौर में तो हाथ बिल्कुल बढ़िया लगता है। तो ये एक किस्म की हो गई। इसके अलावा अब होता है कि ब्रेन का एक खास हिस्से को तकलीफ पहुंची तो शरीर का आधा हिस्सा ही को तकलीफ होता है। तो चूंकि आधा हिस्सा या तो पूरे के पूरे राइट साइड में होगा, राइट हैंड राइट लेग में होगा, या लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग में होगा, तो इसको हेमिप्लीजिया कहते हैं। और ये वही हेमिप्लीजिया का प्रारूप होता है जो कि बड़ों में वयस्कों में होते हैं, जो पैरालिसिस या फालिज मारने पर, तो मोर और लेस उसकी पहचान लगभग एक जैसी होती है। तो आमतौर पर इतने किस्म के पाए जाते हैं। अब कुछ केसेस दुनिया में ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें सिर्फ एक पैर में दिक्कत होता है, तो उसको मोनोप्लीजिया कहा जाता है। लेकिन मोनोप्लीजिया की संख्या बहुत कम है। मतलब एक रिसर्च के मुताबिक शायद ही कोई 1000 पेशेंट देखे या 1000 मरीज सेरेब्रल पॉलिसी के देखे तो शायद एक मोनोप्लीजिया आता है। तो ये तो हो गया शारीरिक इन्वॉल्वमेंट, यानी कि शरीर के अंगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा। अब दूसरी तरफ होता है कि उस बच्चे का जिसको सेरेब्रल पॉलिसी है उसके दिमाग के किस हिस्से को नुकसान पहुंचा। तो अगर दिमाग के हिसाब से अगर हम देखें तो दिमाग के हिसाब से हम लोग ये देखेंगे कि सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों में जो ब्रेन का जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है, जिस हिस्से में हुआ उस हिस्से के हिसाब से या तो वो स्पास्टिक होगा। स्पास्टिक का मतलब होता है अकड़ापन, यानी कि वो बच्चों में अकड़ापन होगा। और एक दूसरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो जो बच्चा आप डाइप्लेजिक देखेंगे उसमें भी अकड़ापन होगा, क्वाड्रिप्लेजिक देखेंगे उसमें अकड़ापन होगा।
हेमीप्लेजिक देखेंगे उसमें भी अकड़ापन होगा, लेकिन अकड़ापन को पहचानने के लिए अंगों को देखना होगा। यानी कि ब्रेन के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा तो स्पास्टिक होगा, अगर ब्रेन के एक खास दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंचा तो वो एथेटॉइड होगा। एथेटॉइड की पहचान जो अमित जी वो है कि वो बच्चा हिलता रहेगा। उस बच्चे का मतलब उस बच्चे को जैसे आप कहीं पर बैठाएंगे तो वो बच्चा जो है संतुलन नहीं बना पाएगा। और फिर वही बात आती है कि अगर सेरेब्रल पॉलिसी में दो गुण तो होगा, संतुलन की कमी होगी, स्पास्टिक में भी संतुलन की कमी होगी, एथेटोसिस में भी कमी होगी, लेकिन दोनों कमी में फर्क क्या है कि स्पास्टिक अकड़ा हुआ नजर आएगा लेकिन एथेटॉइड हिलता हुआ नजर आएगा। अब तीसरी किस्म होते हैं एटेक्सिया। एटेक्सिया का मतलब ही होता है कि एक इंसान या एक ऐसा कोई मरीज जिसके पास बैलेंस की कमी है। जैसे आप ये समझिए कि एक जो नाव वाला बंदा एक बार ही में दो पैर दोनों नाव पे रखा हुआ तो नाव हिलता है तो उसका शरीर हिलेगा। तो एटेक्सिया वाले बच्चों की पहचान यह है कि वो जैसे चलने के लायक होगा या उसको जो है आप मूवमेंट करने देंगे तो उसमें बैलेंस की कमी आएगी, वो शरीर ब्रेन का एक खास हिस्से को नुकसान पहुंचने से होता है। अब इसके अलावा बाकी जो है एक और कॉम्बिनेशन से जो ये तीनों में से कोई दो मिल जाएगा, स्पास्टिक के साथ एथेटॉइड मिल जाएगा या स्पास्टिक के साथ एटेक्सिया मिल जाएगा। लेकिन अमूमन ये देखा गया कि स्पास्टिक और एथेटोसिस की ज्यादा मिश्रण पाया गया है, स्पास्टिक एटेक्सिया के मिश्रण आमतौर पर कम पाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिलहाल जिसको फ्लॉपी चाइल्ड कहते हैं, जिसमें अकड़ापन तो नहीं होता लेकिन उसमें इतना ढीलापन होता है कि आप उनको गोद लेने की कोशिश करते हैं तो वो आपके शरीर मतलब आपके जो है गोद में समाता नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि वो तो मतलब एक लूथल पुथल सा हिस्सा है जिसकी वजह से आप उसको समान नहीं पा रहे हैं। उसको फ्लॉपी चाइल्ड कहते हैं, जिसको हाइपोटोनिया भी मतलब आम भाषा में कहा जाता है। इसके अलावा एक और किस्म है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है पूरी दुनिया के लिए, जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। रिजिडिटी का है क्या कि अकड़ापन और रिजिडिटी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। अकड़ापन में शरीर के हिस्से को जब आप छूते हैं तो एक रिफ्लेक्स की वजह से होता है, लेकिन रिजिडिटी में बच्चे की कंडीशन अकड़े हुए हालत में बहुत समय तक रहता है। अगर आप स्पास्टिक बच्चे को देखें तो बच्चे के शरीर के अंग को मोड़ना या सीधा करने की कोशिश करेंगे, तकलीफ होगी लेकिन कर लेंगे आप। रिजिडिटी में अगर बच्चे का पैर सीधा है तो मोड़ना लगभग नामुमकिन सा काम होगा अगर वो ना चाहे, और इसी तरह से अगर मुड़ा हुआ है तो सीधा करना नामुमकिन होगा अगर वो ना चाहे। तो ये ब्रेन के उस हिस्से को नुकसान यानी कि किस हिस्से को पहुंचा, वो हिस्सा सेरेबलम हो सकता है, सेरेबरम हो सकता है, वो हिस्सा जो है थैलेमस हो सकता है, ये उसके हिसाब से ये किस्में हैं। अब एक तीसरी किस्म है जो मॉडर्न साइंस नहीं मानती, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने उससे एक बेहतर क्लासिफिकेशन निकाल दिया। वो कहते हैं माइल्ड, यानी कि बच्चे की डैमेज के एक्सटेंट पर, है ना, कि कितना डैमेज हुआ है। तो अगर मान लेते कि डैमेज बहुत ज्यादा हुआ तो उसको प्रोफाउंड कहते हैं, ठीक है। अगर डैमेज उससे थोड़ा कम लेकिन मतलब है तो उसको जो है सीवियर कहते हैं, उससे भी कम वाले को मॉडरेट कहते हैं, उस सबसे कम वाले को माइल्ड कहते हैं। तो ये चार कैटेगरी है। अब एक बच्चे को जब कभी भी आप सेरेब्रल पॉलिसी में देखेंगे तो आपको इन चार जो है कैटेगरीज में से एक बार में आपको देखना है कि भाई ये प्रोफाउंड है, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है। फिर आपको देखना है कि भाई ये बच्चा स्पास्टिक है, एथेटोसिस है, एटेक्सिया है, फ्लॉपी है, रिजिड है या मिक्स है। फिर आपको ये देखने के बाद जब ये क्लासिफिकेशन भी आप कर पाते हैं तो आपको देखना क्या है कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आपको एक छोटी सी जानकारी दो, टेक्निकल जानकारी है कि अगर बच्चे का डायग्नोसिस एथेटोसिस होता है तो वो क्वाड्रिप्लेजिक होगा, क्योंकि उसका शरीर का सभी अंगों पे उसका असर पड़ेगा। इसी तरह से अगर एटेक्सिया भी है तो एटेक्सिया में ऐसा नहीं है कि हाथ उसका बिल्कुल ठीक होगा और पैर में ही खाली बैलेंस की कमी होगी। एटेक्सिया का भी पूरा का पूरा असर उनके शरीर पे पड़ेगा। बट स्पास्टिक बच्चों में ये जरूर होगा कि वो हेमी होगा, वो या तो क्वाड्री होगा, वो या डाई होगा, या वो ट्राई होगा, या वो मोनोप्लेजिया होगा। अब ये छोटी सी जानकारी इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब कभी भी एक प्रोफेशनल काम करते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के साथ तो उन्हें सेरेब्रल पॉलिसी, मोनोप्लेजिया और अर्ब पॉलिसी के बीच में जरूर एक फर्क समझना चाहिए। अमूमन सेरेब्रल पॉलिसी का जो वो मोनो होगा वो पैर को इन्वॉल्व करेगा,
ये जानकारी दिमाग में रखना कि जी। पैर को इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि आप फिर वापस डेफिनेशन में जाते हैं तो आपको ये डेफिनेशन बोलता है कि मूवमेंट और पोस्चर के साथ प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे के हाथ में तकलीफ हो, एक हाथ में, और वो तकलीफ जो है पैरों में ना हो, तो वो सेरेब्रल पॉल्सी ना होकर वो अब पॉल्सी होगा आमतौर पर। ये इसकी पहचान है। लेकिन दोनों पॉलिसी में बहुत फर्क है, क्योंकि दोनों पॉलिसी का डैमेज अलग अलग होता है, अलग अलग जगह होता है, दोनों की जिंदगी जीने का ढंग भी बिल्कुल अलग होता है। तो ये हुआ अमित जी की ये इंट्रोडक्शन। जी। हाँ। सेरेब्रल पाल्सी को हम क्या समझ सकते हैं, किस तरह से इसको दिखाई पड़ता है? जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज मैं ये जानना चाहता था, अभी आपने जैसे कि बताया जी। कि इस तरह के पेशेंट्स में ये उनके हाथों में या उनके पैरों में इस तरह का इफेक्ट देखा जाता है, जिससे कि उनको चलने में या अपने काम करने में उनको प्रॉब्लम जी, होती जी। है। लेकिन हमने देखा है कि पोलियो से अफेक्टेड जो बच्चे होते हैं उनमें भी इसी तरह की प्रॉब्लम इसी होती तरह है। का, जी, जी, तो जी। हम इस चीज को कैसे अलग करें अलग कि करें। पोलियो के अफेक्टेड जो बच्चे हैं वो किस तरह की कैटेगरी में आते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, जी, जी, और जी। सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड बच्चे कैसे होते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी। बहुत आमतौर पर पेरेंट्स बहुत ज्यादा इसमें जो है मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। उसकी वजह क्या है कि पोलियो वाले बच्चे भी जो चलते हैं, अगर पोलियो पैरों में है, अमूमन दोनों पैरों में अगर है, तो उनके चलने की जो प्रवृत्ति होंगी वो माँ बाप को ये समझ में आएगी कि उसको भी चलने में बड़ी मुश्किल है साहब। जी। और सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों में भी, अगर सेरेब्रल पॉल्सी स्पास्टिक डायप्लीजिया अगर हम सीधे सीधे कहें, तो उनका भी चलने के साथ ही ताल्लुक है। लेकिन अगर दोनों को आप ध्यान से और टेक्निकली देखें तो आपको इसके पहले समझना होगा उन सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को जी। जो सेरेब्रल पॉल्सी लेकर आता है अपने साथ। जी। ठीक है। जी। सेरेब्रल पॉल्सी में जैसे किसी एक पेरेंट्स ने कहा था, बड़ी अच्छी बात कही थी, जो कि एक प्रभाव बना है आज। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि सेरेब्रल पॉल्सी जो है, एन इंटेलिजेंट ब्रेन इज ट्रैप्ड इन अ डिसोबीडिएंट बॉडी। ये उनकी जी, सेरेब्रल जी। पॉल्सी की पहचान है बहुत बढ़िया, बहुत कि एक शख्स है जिसका ब्रेन जो है इंटेलिजेंट है, लेकिन शरीर नहीं मानता। जी। तो पोलियो में और सेरेब्रल पॉल्सी में जो फर्क है वो एसोसिएटेड फैक्टर पहले फर्क करेगा, मतलब आमतौर पर देखने में। बाकी फर्क तो पैथोलॉजी की बात करें, अगर आप बिल्कुल टेक्निकल बात करें तो बहुत फर्क है, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी के कारण बहुत सारे कारण हैं, जबकि पोलियो का सिर्फ एक कारण है, वो कि वायरस से वायरस से होता है। जी। इसीलिए जब हम बात प्रिवेंशन की करेंगे तो उसमें सारी बात करेंगे। जी। तो अभी ये पहचान के तौर पर सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चे को एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जिसमें सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे को 34 एसोसिएटेड फैक्टर्स जो है साइंस ने ढूंढ निकाला है। उनमें से चंद नाम मैं अभी ले रहा हूं, बाकी हम लोग डिटेल में भी इसके पश्चात बात करेंगे। सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे को जब आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों के साथ जो है दौरे पड़ने के चांसेस बहुत होते हैं, एपिलेप्सी, कन्वल्सन्स होंगे। जी। किसी में दौरे होंगे तो किसी में मंदबुद्धि हो सकती है, किसी में बच्चा देर से बोलेगा, किसी में बच्चे को देखने में तकलीफ हो सकती है, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको सुनने में तकलीफ हो सकती है, किसी बच्चे को सेंसेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। किसी बच्चे को जो है जरूरत से ज्यादा डर होगा, किसी बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम होगा। ठीक है। हाथ और पैर दोनों में तकलीफ हो सकते हैं। जहां तक जो है अकड़ापन के साथ ताल्लुक होगा, और डेवलपमेंटल डिले जो है वो आपको हर फेज में दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब पोलियो की बात करते हैं, पोलियो अंग विशेष होगा। जी। जैसे पोलियो अगर एक पैर में एक पैर में है हो तो गया, दूसरा पैर एकदम नॉर्मल होगा। जी। लेकिन सेरेब्रल पॉल्सी में बात अगर हेमीप्लीजिया की भी हम करें, जी। जिसमें कहने को हम कहते हैं कि एक ही साइड में दिक्कत होगी, दूसरा साइड भी नॉर्मल कभी नहीं होगा। जी। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक बच्चा हेमीप्लेजिक है, अगर उसका राइट हैंड में तकलीफ है तो जब वो राइट हैंड से कुछ करने लगेगा तो लेफ्ट हैंड उसका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऐसे कई माँ बाप हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि साहब लेफ्ट से जब ये काम करता है तो बड़ा खुश है, लेकिन जैसे ही राइट से किसी चीज को पकड़ता है, लिखने की कोशिश करता है, तो राइट से पेन पकड़ाने से लेफ्ट से वो किसी कपड़े को अगर पकड़ा हुआ है तो कपड़े को ही मोड़ देता है। उसको एसोसिएटेड जो है मूवमेंट्स कहते हैं। तो पोलियो और सेरेब्रल पॉल्सी की पहचान में पहली पहचान है एसोसिएटेड मूवमेंट। सेरेब्रल पॉल्सी में एसोसिएटेड मूवमेंट होगा, जो कि पोलियो में नहीं होगा। होता है। ये एक साधारण सा पहचान है। और दूसरी पहचान के तौर पर देखें, सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों के ब्रेन डैमेज का रिश्ता है, जबकि
पोलियो का रिश्ता ब्रेन डैमेज से ना होकर, यानी कि इंटेलेक्चुअली उनको कोई तकलीफ नहीं होता अगर वो मिक्स केस ना हो, अमूमन उसका ब्रेन का जो हिस्सा डेवलपमेंट के काम आते हैं उसमें पोलियो वायरस नुकसान नहीं पहुंचाता। ये केवल अंग विशेष पर अफेक्ट पहुंचाता है, उसी को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, चूंकि ये जो सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है, जी ये अफेक्टेड है ब्रेन से, और ब्रेन में जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ब्रेन की एक पार्ट से जो कि मोटर स्किल्स को कोऑर्डिनेट करता है, उसके साथ साथ में अदर पार्ट को भी कुछ अफेक्ट कर सकता है। इस सिचुएशन से कभी कभी उनमें बोलने की प्रॉब्लम या कभी कभी सुनने और देखने की भी प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बारे में देखिए, जो सवाल आपने पूछा उसी को हम लोग एसोसिएटेड फैक्टर्स कहते हैं। जहां कहीं भी सेरेब्रल पॉल्सी होगा वहाँ एसोसिएटेड फैक्टर्स होगा ही, बल्कि अभी जो है जैसे मतलब एक रिसर्च बता रहे हैं जिनके जरिए हमें ये जानकारी जो मिली है वो ये मिली है कि सेरेब्रल पॉल्सी की जो प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि आउटकम है ना, जो आउटकम जो है सेरेब्रल पॉल्सी का डिपेंड करता है उनके एसोसिएटेड फैक्टर्स पे, ना कि उनकी वैरायटी या उनके काइंड्स पे। या अब दूसरे शब्दों में ये समझिए कि सेरेब्रल पॉल्सी का एसोसिएटेड फैक्टर का बच्चे के जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और एसोसिएटेड फैक्टर्स काफी ज्यादा होते हैं। मतलब एक नंबर्स के मुताबिक तो मैंने जैसे आपको बताया कि 34 नंबर तक पहुंच चुका है। 34 में से करीबन 10 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आमतौर पर जो है आप हर दूसरे तीसरे बच्चे में पाएंगे। उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो हम चर्चा करेंगे उनके बारे में जिसमें ये प्रॉब्लम्स होंगी। अब देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको एसोसिएटेड फैक्टर्स में डाला गया है कि 100% बच्चे, यानी कि जितने % बच्चे आप सेरेब्रल पॉल्सी के देखेंगे उसमें सभी में मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं तकलीफ होंगी, ठीक है। दूसरी तरफ आप जो बच्चे देखेंगे 65% बच्चे देखेंगे, जैसे आपने पूछा, स्पीच में प्रॉब्लम्स होंगे। हालांकि ये परसेंटेज धीरे धीरे बहुत कम होते चले जा रहे हैं। उसका श्रेय जाता है माँ बाप के उस जो है मतलब मेहनत का, पहचान का, सही समय में पहचानते हैं और माँ बाप बच्चों को जो है एक ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे को इस तकलीफ से बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा 50% बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। इस तरह से आप बहुत ऐसे बच्चे देखेंगे जिसमें आंखों में तकलीफ होते हैं, यानी कि 50% बच्चे आंखों में तकलीफ वाले मिलेंगे, 25% बच्चे आपको सुनने में तकलीफ मिलेंगे, 40% बच्चे को आपको जो है दौड़े मतलब होंगे उसके अंदर, लगभग 20% ऐसे बच्चे होंगे जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब उसमें आपको साइड बाय साइड बहुत सारी चीजें मिलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बच्चे का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि उसको जब हमने एसोसिएटेड फैक्टर उसके सबको एसेस करने की कोशिश की तो हमें 17 एसोसिएटेड फैक्टर नजर आया, 17 जी। तो वो सीवियरली डिसेबल बच्चा कहलाएगा, क्योंकि उसमें सुनने की तकलीफ है साहब, उनमें समझने की तकलीफ है, वो उसका आज के डेट में टट्टी पेशाब का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उसमें जो है अब बच्चा तो बड़ा हो गया, उनका शरीर में अकड़ापन की वजह शरीर के काफी अंग जो है मुड़ चुके हैं, ठीक है। तो आज के डेट में उसकी उम्र प्रैक्टिकली 25 साल है, और 25 साल की उम्र में 17 उसके अंदर फैक्टर्स हैं जो ये कोमोर्बिडिटीज यानी एसोसिएटेड फैक्टर्स पाए गए हैं। तो इसीलिए सेरेब्रल पॉल्सी को लोग पहले जो है कहीं ना कहीं मल्टीपल डिसेबल वर्ड्स के नाम से पुकारते थे। जी, तो मल्टीपल डिसेबल वर्ड इनके लिए यूज किया जा सकता है क्योंकि इनमें एक से ज्यादा लक्षण इस तरह के दिखाई पाए जाते हैं। जी जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि हम सेरेब्रल पाल्सी के रूप में जो एक चर्चा का विषय है आज हमारा, उसमें हमने यह पाया कि सेरेब्रल पाल्सी के अफेक्टेड जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं और किस तरह के बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड बच्चों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे बच्चों को कैसे अर्लीस्ट हम इस बात को पहचानें कि उसमें सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है।
what we believe in. हम धरती को अंबर से मिला दे, हम उड़ सकते हैं, उड़कर दिखा दे, हम छू ले सितारों को. आशा के पंखों पे we can and we will fly. We can and we will fly. सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जो हमारी चर्चा चल रही है उसमें अभी हमने ये देखा कि सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है और इसके अफेक्टेड बच्चों में किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं. जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि यहाँ पर 34 रीजंस जो अब तक आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, इतने रीजंस हमको दिखाई पड़ सकते हैं. लेकिन अभी इसके साथ में और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. इसके पहले हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराना चाहेंगे कि अगर पूरे प्रोग्राम में आप हमारे एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे कांटेक्ट नंबर्स को नोट करें और हमसे कांटेक्ट करें जिससे कि आपके सवालों का जवाब दिया जा सके. हमारे नंबर्स नोट करें. हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008. हमारा लैंडलाइन नंबर 011-265-11613 और हमारा फैक्स नंबर है 011-265-11609. डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सेरेब्रल पाल्सी इस तरह से होती है और इस तरह के पेशेंट्स इसको दिखाई पड़ते हैं. यहाँ पर एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा देश ऑलरेडी बहुत बड़ा है और इसमें कितने लार्ज एक्सटेंट में ऐसे बच्चे या ऐसे लोग अफेक्टेड होते हैं जिनको कि सेरेब्रल पाल्सी से प्रॉब्लम है. जी, सेरेब्रल पाल्सी का जो है इत्तेफाक से सेरेब्रल पाल्सी के बारे में जो रिसर्च है वो चौंका देने वाली है. अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के जो डाटाज हैं, पूरी हिंदुस्तान के डाटाज को एक साथ मिलाकर अगर आप देखते हैं तो लगभग 3 से 4 बच्चे 1000 बच्चे के पैदाइश पे सेरेब्रल पाल्सी पाए जाते हैं. एवरी 1000 में 3 या 4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं. और अगर इसको आप संख्या में देखें तो अब ये देखेंगे कि 368 बच्चों पे एक बच्चा सेरेब्रल पाल्सी जरूर पाया जाता है. जी जी, ठीक है. लेकिन अगर आप हिंदुस्तान से बाहर निकलकर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये नंबर 268 में जाकर 1 हो जाता है. तो यहाँ जानने की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है कि साहब हिंदुस्तान से भी ज्यादा अमेरिका जैसे कंट्री में क्यों है. जी. और इसी के लिए अदर प्रॉब्लम्स में देखा ये जाता है कि ईस्टर्न कंट्रीज जो है उनमें प्रॉब्लम्स या बीमारियां ज्यादा होती हैं, अवेयरनेस कम होती है, साफ सफाई कम होती है, एजुकेशन कम होती है, इस तरह की चीजें. लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है कि जहाँ पर कि वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है. बिल्कुल. इसकी वजह जो है बड़ी चौंकाने वाली वजह है. वजह को 2 हिस्सों में बांटकर दिखाया गया है. एक वजह यह कि पिछले 30 साल में साइंस ने बहुत तरक्की किया. बहुत तरक्की करने के बावजूद भी सेरेब्रल पाल्सी के नंबर्स को नहीं घटा पाए. और दूसरी तरफ सेरेब्रल पाल्सी के नंबर्स को कुछ रिसर्च ने बताना ये शुरू किया कि उल्टा बढ़ गया. हिंदुस्तान में बढ़ने की बात इतनी साफ तौर पर नहीं आई. उसकी वजह है कि साइंस जो है, जैसे अभी मैंने एक कारण बताया था, प्रीमेच्योर बेबी. जी. वेस्टर्न साइंस यानी कि मॉडर्न साइंस या डेवलप कंट्रीज जहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, वहां लगभग हर प्रीमेच्योर बच्चे को बचा लिया जाता है. जी. लेकिन हर प्रीमेच्योर बच्चे के ब्रेन को डैमेज होने से नहीं बचाया जाता. तो यही एक मेन कारण बताया गया है. दूसरी तरफ क्योंकि हर प्रीमेच्योर बच्चा बच जाता है, वहां टेक्निकल केयर इतनी अच्छी है, इसीलिए वो बच्चा जीवित होकर सेरेब्रल पाल्सी के साथ जीता है. हिंदुस्तान या वो कंट्रीज जहां पर साइंस इतनी तरक्की शुदा अभी नहीं है,
हिंदुस्तान के बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बच्ची की पैदाइश अभी भी घर में होते हैं, जी। और अभी भी ऐसे मतलब दाइज या उनके जरिए होते हैं जो कि ट्रेन पूरी तौर पर नहीं है। तो वहाँ बच्चे की पैदाइश शायद प्रीमेच्योर तो होता है, लेकिन शायद किसी कारण बस बच्चे की पैदाइश तक तो बच्चा हो जाता है, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस पैदाइश के बाद जो आते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस उन्हें जिंदा रहने नहीं देते। सर्वाइवल केसेस बहुत कम देखे जाते सर्वाइवल हैं। कम हो जाता है, इसीलिए जब बात सर्वे की होती है तो गिनती भी कम हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर सेरेब्रल पॉल्सी की तादाद दुनिया में कम नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हिंदुस्तान में इस समय 28 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है। ये बहुत बड़ी नंबर एक है बहुत अपने आप बड़ी में। नंबर से। इस चीज को डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 28 लाख ऐसे लोग हो सकते हैं, या जो हमारा डाटा कहता है अनुमान जी। कि हमारे हिंदुस्तान में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और इस तरह के लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिशें लगातार सरकार की तरफ से, हमारे एक्सपर्ट की तरफ से चल रही हैं, और इसी तरह की कोशिशें हमारी तरफ से भी चलती रहती हैं, जो कि आप देखें और इन चीजों को यूटिलाइज करें और उससे बेहतर रिजल्ट पाएं। यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा जी। कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड होते हैं, जी। तो एक ज्यादा बेहतर ये हो कि हम इनके कॉजेज को समझें कि कौन सा रीजन बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। है जो कि इसके पीछे रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आते हैं जी, जी। जो कि सेरेब्रल पाल्सी की वजह से पूरी लाइफ अपनी नहीं अच्छे ढंग से गुजार पाते हैं। जी। तो कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जी। जो कि सेरेब्रल पाल्सी के पीछे अपना रोल प्ले करते हैं। जी। जी अमित जी, देखिए ऐसा है कि ये जो सवाल आपने पूछा, इस सवाल के दो संदर्भ हैं। पहला संदर्भ तो ये है कि जो लोगों को सेरेब्रल पॉल्सी हो गया, जी। ठीक है, जिनको कि हम डिटेक्शन की बात करेंगे, और एक वो है जिसको हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो हम लोग जो है चर्चा पहले डिटेक्शन की करेंगे, जी। है ना। डिटेक्शन की चर्चा करने के बाद से उन केसेस को, क्योंकि जो माँ बाप के पास आज सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं उनकी चिंता है कि वो बच्चा किस तरह से एक बेहतर जिंदगी गुजारे। जी। और शायद ऐसे भी कुछ माँ बाप हैं जो ये बात समझते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या है, वो ये भी चाहते होंगे कि आने वाला बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी जैसा कुछ ना हो। अगर हम रीजंस को ज्यादा बेहतर समझते हैं तो उन रीजंस को अवॉइड करने की ऐसे कोशिश केसेस से करें। बचा जा सकता तो है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉजेज की, जी। और कॉजेज में ही हमारी बात होती है कि किस तरह से किस कॉज को हम जो है किस रूप में घटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कॉजेज को अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएगा ये समझना कि भाई प्रिवेंशन कैसे हो सकती जी, है। जी। तो सेरेब्रल पॉल्सी का, जैसे कि शुरुआत में हमने एक चर्चा किया था कि मल्टी फैक्टोरियल, यानी कि इसके कई सारे कारण होते हैं। इनके कॉजेज को 3 हिस्सों में बांटकर जो है समझा जाता है। पहला हिस्सा को कहा जाता है प्री नेटल, जी। यानी कि बच्चे की पैदाइश से पहले, और ये इस बात की शुरुआत हो जाती है जब माँ प्रेग्नेंट होने के लिए सोचती है, जी। जी। होती है नहीं बल्कि सोचती है, जी। वहां से शुरुआत होते हैं, और बच्चे के पैदाइश के समय तक वो प्रीनेटल का दौर कहलाता है। जी। एक तो दौर वो होता है, जी। उसमें बड़ी सारे कारण मिलेंगे आपको। दूसरे दौर होते हैं पेरीनेटल, जी। यानी कि पैदाइश के समय, जी। और बच्चा जब तक पैदाइश के समय से लेकर माँ बाप के घर बच्चा ना चला जाए, जी। जी। हॉस्पिटल का वो दौर, उस दौर को पेरीनेटल में रखा जाता है। फिर उसके बाद जब बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि साहब अब आपका बच्चा आपके हाथ है, आप इनकी अब ले जाएं, एक अच्छी पेरेंटिंग करें, तो जब पेरेंटिंग की बारी आती है तो वो पेरेंटिंग को हम लोग पोस्ट नेटल कहते हैं। वो पोस्ट नेटल की जो सीमा बांधी गई है वो 3 साल तक, पैदाइश से लेकर 3 साल तक को पोस्ट नेटल के अंदर रखा गया है। तो सेरेब्रल पॉल्सी की होने की गुंजाइश, जी। अमूमन एक सवाल पूछते हैं हम लोगों से पेरेंट्स कि साहब एक बच्चे को कितनी उम्र तक सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है। इनकी बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज जवाब है दुनिया में। अमूमन सेरेब्रल पॉल्सी पैदाइश के 3 साल तक हो सकते हैं, यानी कि माँ के पेट से लेकर 3 साल के बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी हो सकते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में सेरेब्रल पॉल्सी उस वक्त तक हो सकता है जब तक ब्रेन का डेवलपमेंट जारी है, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी उन बच्चों को होते हैं जिनका ब्रेन ग्रोइंग होता है। कभी भी डेवलप्ड ब्रेन को सेरेब्रल पॉल्सी नहीं होता। ये सबसे बड़ी जानकारी है। सेरेब्रल पॉल्सी डेवलपिंग ब्रेन को होगा, और डेवलपमेंट ब्रेन का कब तक होता है इसके बारे में सटीक जानकारी अभी दुनिया में नहीं दी गई है। इसीलिए अगर आप एक्सटेंडेड हैंड में देखें तो 8 साल की उम्र तक सेरेब्रल पॉल्सी के केसेस
लिटरेचर बता रहे हैं। लेकिन अगर एक परसेंटेज की बात करें, संख्या की बात करें, तो 3 साल के अंदर अमूमन होते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्री नेटल की, है ना, यानी कि पैदाइश से पहले सबसे ज्यादा अमूमन, हालांकि आज से कुछ साल पहले तक सेरेब्रल पॉलिसी का कारण सिर्फ और सिर्फ माना जाता था ऑक्सीजन की कमी। यानी कि अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी की कमी हुई तो आमतौर पर डॉक्टर सवाल पूछते थे, भाई आपका बच्चा पैदा होते रोया था? माँ बाप का कहना होता था, साहब ने नहीं रोया था। ठीक है, अच्छा नहीं रोया था, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ये जरूर एक कारण है, लेकिन मॉडर्न साइंस इसको बहुत बड़ा कारण नहीं मानते। ठीक है, और मॉडर्न साइंस इनफैक्ट इशारा करते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी में ज्यादातर केसेस शायद पैदाइश से पहले ही ब्रेन को नुकसान पहुंचने से होता है। तो प्री नेटल में बड़ी सारे कारण हैं, उनमें से कुछ कारण हम लोगों ने कोशिश किया है एक लिटरेचर रिव्यू सर्वे करके इकट्ठा करने का। और ये कारण को जो है पिछले साल 2009 में हम लोग 2009 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेरेब्रल पॉलिसी जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहां प्रेजेंट किया था। उनमें से देखिए कुछ कारण है। ये कारण को मैं ये चाहूंगा कि माँ बाप या जो हमारे दर्शक हैं वो कारण को समझे, लेकिन ये ना माने कि हर बार ये जो है या हर समय हर व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ तो यही कारण होगा। क्योंकि इसी वजह से साइंस डर डर कर इन चीजों को अभी लिख रही है, क्योंकि साइंस को लगता है कि कहीं ये जानकारी माँ बाप तक गया तो माँ बाप ये ना समझे कि भाई मेरे जो वाइफ को ये तकलीफ है, अब तो मेरे बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसे एक सतर्कता के तौर पे लें, इसको कंडीशन के तौर पे ना लें। तो सबसे पहली चीज जो मानी गई है वो मैटरनल थायराइड डिसऑर्डर को माना गया है। यानी कि माँ को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो एक सर्वे के मुताबिक काफी बच्चे के जब हम लोगों ने आकलन किया तो उनके माँ को थायराइड प्रॉब्लम पाई गई। तो ऐसा नहीं कि हर माँ को जो थायराइड है उनका बच्चा सेरेब्रल पॉलिसी होगा, लेकिन सेरेब्रल पॉलिसी को पैदा करने में थायराइड का भी एक हिस्सा पाया गया है। ठीक इसी तरह से दूसरा हिस्सा होता है कि कुछ ऐसे मदर्स हैं जिनकी जो जिसे हम मासिक वो कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, वो काफी लंबा होता है, फ्लैक्चुएट होता है, वो भी कारण देखे गए हैं। मैं यहाँ पे फिर एक बार मैं अपने शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि इन्हें सर्वे में पाया गया है, ये हर बार कारण नहीं होगा। तो ये जरूर दिमाग में रखें। इसके अलावा प्रेगनेंसी लॉस ये बहुत अहम कारण है, लेकिन कि अगर किसी मदर के 3 बच्चे या 2 बच्चे पैदाइश के बाद नुकसान हो गया है तो उन्हें तीसरे बच्चे के साथ सेरेब्रल पॉलिसी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ये काफी सर्वे इस बात को मानने लगे हैं और ये अब एक तरह से एस्टेब्लिश कारण हो शायद कुछ सालों में माना जाएगा। इसी तरह से अगर प्रेगनेंसी लॉस का मतलब पैदा होने से पहले, यानी कि एबॉर्शन मिसकैरेज के रूप में, और कई बार स्टिल बर्थ या बच्चे के पैदाइश के बाद भी बच्चे का जो है नुकसान देखा गया है, उन्हें भी सेरेब्रल पॉलिसी के साथ जो है जोड़ा देखा गया है। यानी कि आप ये समझिए, जैसे एक मिसाल है, हमारे पास एक बच्चा है जिनकी मदर को हमने पूछा कि भाई आपका ये जो बच्चा है इसके अलावा कोई बच्चा है? उनका जवाब था नहीं, मेरा पहला बच्चा है। हमने उनसे पूछा कि आपका प्रेगनेंसी का सीरियल नंबर क्या है? ठीक है, तो प्रेगनेंसी का सीरियल नंबर हिंदुस्तानी मतलब कहते हैं, हमारा समाज जो है हिंदुस्तानी समाज में चीजों को बड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। उनका बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा कि ये चौथा है। तब हमारा सवाल था कि भाई बाकी 3 के साथ क्या हुआ? तीनों का नुकसान हो चुका था। अब हमारी नजर में 3 का नुकसान हुआ था तो कहीं ना कहीं हमारा इशारा भी सेरेब्रल पॉलिसी उस बच्चे के कारण में अगर हम जाते तो वहां ही इशारा करता है कि उसके प्रीवियस प्रेगनेंसी को कुछ हुआ था। ठीक है, और वैसे भी अगर आप देखें तो कुदरत भी जो है कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो है रोकने की कोशिश करते हैं जो बच्चे की पैदाइश के बाद दिक्कत हो, क्योंकि कुदरत का भी एक निजाम है। तो कुल मिलाकर जो है एक कारण वो भी देखा गया। अगर मदर को मेंटल रिटार्डेशंस हैं तो कुछ संख्या में उनके बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी देखा गया। मन बुद्धि यानी कि ऐसी माँ जिनकी समझ
कम है, लेकिन कम का मतलब इतना कम नहीं कि भाई मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता। कम का मतलब होता है कि उन्हें एक आम जिंदगी गुजारने में बहुत मुश्किल है। तो उनके साथ कुछ केसेस देखेंगे, कुछ केसेस देखे गए हैं उन मदर्स के साथ भी जिनको दौरे पड़ते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय में दौरे की दवाइयां लेती चली जा रही है और प्रेगनेंसी के समय में भी काफी बार दौरे पड़े हैं। तो कुछ केसेस उसमें भी देखे गए हैं। इसके अलावा अब ये देखे गए हैं कि भाई बच्चे की जो है मतलब बच्चा माँ के पेट में है और बच्चे का डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, जिन्हें साइंसी तौर पर IUGR कहते हैं, यानी कि इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशंस, यानी कि बच्चा माँ के पेट में जिस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हो रहा है। वो कारण भी सेरेब्रल पॉल्सी के कारण देखे गए। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मतलब नंबर्स के तौर पर देखा जाए तो नहीं है। मतलब जैसे कि आप अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस लॉस ऑफ प्रेगनेंसी के नंबर्स सैकड़ों हमारे पास होंगे, लेकिन अगर हम बात ये करते हैं कि भाई ऐसे माँ बाप जिनके दौरे पड़े हैं, मतलब ऐसे मदर जिनको दौरे पड़े हैं, उनको लेकिन उतने नहीं देखे हमने। यानी कि अगर दर्जन केस हमने देखे जिनके मदर को दौरे पड़े उसका CP है, लेकिन हम ऐसे सैकड़ों केस देखे होंगे जिनके मदर को जो है प्रीवियस प्रेगनेंसी लॉस है। तो ये ऐसा नहीं है कि हर कारण में उतना ही संख्या में भी बहुत फर्क है। किसी में कुछ है, किसी में, जैसे आप मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे माँ बाप मदर को देखे गए हैं जिनके 3rd ट्राइमेस्टर में अगर ब्लीडिंग हुई है, यानी कि पैदाइश के तीसरे पक्ष जिसको कहते हैं तीसरा 3 महीना, उसमें अगर ब्लीडिंग हुई है तो उनके बच्चे में भी सेरेब्रल पॉल्सी पाई गई है। कई बार बच्चा जुड़वा के जगह 3 बच्चे अगर माँ के पेट में हैं, यानी कि कई बच्चे माँ के पेट में, उनमें से किसी एक बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी पाई गई है। वहां एक मतलब जानकारी के तौर पर एक जानकारी खाली दूंगा कि अमूमन अगर ट्विंस है, यानी कि जुड़वा बच्चा माँ के पेट में है और उनमें सेरेब्रल पॉल्सी पाई गई है, तो उनमें पहले बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी ज्यादा होता है। ये भी एक जो है कहीं ना कहीं एक नंबर्स हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रीनेटल की बात करें, थोड़े बहुत 1-2 केसेस ऐसे भी है जिसमें ब्लड प्रेशर्स का भी मतलब हाई ब्लड प्रेशर्स भी कारण के तौर पर लोगों ने देखा है, लेकिन आमतौर पर इसको कारण नहीं माना जाता क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक आम बात है। तो आप ऐसे समझिए कि सेरेब्रल पॉल्सी का प्रीनेटल जो कारण है, उनमें से कुछ कारण को हम आज के डेट में समझ पा रहे हैं। जिनको समझ पाए हैं, कम से कम उनमें उन मदर्स या उन पेरेंट्स के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये सारी चीज़ें उन्हें नज़र आ रही है तो ज़रूर डॉक्टर की राय ले। एक अच्छा डॉक्टर उन्हें गाइडलाइन बना के दे सकते हैं जिससे कि आने वाले बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी से शायद हम बचा सकते हैं। तो अभी जी ये तो वो सारी बातें थी जिसमें आप जो है प्रीनेटल की बात हमने की। अब हम लोग कोशिश करेंगे पेरीनेटल का। अब हालांकि ज्यादातर सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों में पेरीनेटल को ही लोग जिम्मेदार समझते हैं और इसमें वेस्टर्न कंट्रीज बड़ा परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जो है जिसे मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं, उनके लिए एक नए आयाम है, उनके लिए बड़ी सारी कानून है। तो लोगों को लगता है कि सेरेब्रल पॉल्सी तो पेरीनेटल ही हुआ है, यानी कि पैदाइश के वक्त में ही कोई डॉक्टर से कमी हो गई। हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत केसेस हम देखते हैं जहां माँ बाप का इशारा उस तरफ होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ केसेस में हम हामी भरते हैं, हमें भी लगता है, अमूमन ऐसा नहीं होता, अमूमन ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जानकारी जरूर हर किसी के पास जाना चाहिए कि हर सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे का कॉज जो है पेरीनेटल नहीं होगा, लेकिन पेरीनेटल भी एक मेजर कॉज है। पेरीनेटल में जो कॉजेज हैं उनमें से कई बार आप लोग देखेंगे कि बच्चे को न्यूनाटल एस्फेक्सिया होगा, यानी कि बच्चे की पैदाइश के समय में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। और उसी को अगर आप बात करते हैं एकदम उस जमाने की, जब डॉक्टर लिटिल के जमाने की, तो उस जमाने में यही निकला था कि वो सबको ऑक्सीजन की कमी हुई थी। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब एक कारण पाया गया है। इसके अलावा कई बार जो है ये देखा गया है कि पैदाइश के वक्त बच्चे के साथ कुछ ऐसी फैक्टर्स आई जो अमूमन ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को दौरे पड़ गया,
यानी कि पैदा होते ही दौरे पड़ गया, पैदा होते ही जो है पैदाइश के कुछ समय बाद बच्चे को जो जॉन्डिस या पीलिया हो गया, उससे भी सेरेब्रल पॉल्सी बहुत देखे गए हैं। बच्चे के पैदाइश के वक्त जो है बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, जैसे पैदाइश के कुछ घंटे या मतलब अभी 2 दिन भी कह सकते हैं, उसके बाद बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, ये खास किस्म के इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पार्ट्स हैं। इसके अलावा बच्चे को जो है इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, यानी कि बच्चे के ब्रेन के कुछ हिस्से को, जहाँ पे ब्रेन के कुछ हिस्से में ब्लीडिंग हो गई है ना, यानी कि कोई भी कारणवश खून का जो है बहाव वहां पर एबनॉर्मल हो गया। इसके अलावा खून जम गया किसी भी कारणवश। इसके अलावा ट्रोमा, यानी कि बच्चे की पैदाइश में जो है ऐसी कोई प्रक्रिया इस्तेमाल की गई जिससे बच्चे के ब्रेन को नुकसान पहुंचा। या ऐसे भी कुछ मिसाल तो हमने सुना है कि पैदाइश में बच्चा नर्स के हाथ से गिर गया है ना। कई बार कुछ ऐसे मिसाल है कि मदर बच्चे को मतलब दूध पिला रही थी और ध्यान नहीं दे पाई और बच्चे जो है स्लिप कर गए। तो ऐसे समय में पैदाइश के कुछ क्षणों में ऐसी कुछ चीजें होने से भी बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी होती है। यहाँ जो आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, जो टेक्निकल जानकारी है और जो मतलब सिंपल जानकारी है, जो जिसका इस्तेमाल माँ बाप कर सकते हैं, मॉडर्न साइंस इसका काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है कि पैदाइश के वक्त में बच्चे का आकलन। क्योंकि जब हम बात करेंगे बच्चे की एक अच्छी प्रोग्नोसिस की, तो उसमें बच्चे का सेरेब्रल पॉल्सी का पहचान कितनी जल्दी आपने किया उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि बच्चे की पहचान अगर आपने पैदाइश के समय में ही कर लिया और माँ बाप ने इस बात को माना कि मेरे बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी का डर है और उन्होंने वो सारी चीजें किया जिससे कि वो डर को दूर कर सके, तो वो बच्चा नॉर्मल भी होता है। एक सर्वे और एक लिटरेचर रिव्यू के मुताबिक 437 बच्चों को यूएसए के एक खास हॉस्पिटल में पैदाइश के समय में चुना गया और उन बच्चों को जो है अर्ली इंटरवेंशन दिया गया। आपको ये बड़ी सुनकर खुशी होगी कि उनमें से 389 बच्चे 7 साल की उम्र में नॉर्मल पाया गया। 3 साल में ही वो सब नॉर्मल हो गए थे। 3 साल के बाद फिर 7 साल की उम्र में उनका आकलन किया गया, वो सभी नॉर्मल पाए गए। आज के डेट में वो नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है कि अगर सेरेब्रल पॉल्सी की पहचान 3 महीने से पहले हो जाए, 3 महीने की उम्र से पहले हो जाए, तो लगभग 98% बच्चे नियर नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। तो ये एक बड़ी मैसेज है। तो हम लोगों को लेकिन पहचान करना पड़ेगा पैदाइश के समय में ही। पैदाइश के समय में पहचान करने का जो सबसे पहला हथियार है वो है एप्गार स्कोर। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा क्योंकि बड़ा टेक्निकल चीज है। हिंदुस्तान के हॉस्पिटल्स में अमूमन डॉक्टर्स करते हैं। एप्गार स्कोर जो है वो एक स्कोरिंग सिस्टम है। 10 मार्क्स मिलते हैं बच्चे को और हर चीज के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है। अगर बच्चा 10 में से 10 लाता है तो उनको डॉक्टर्स अपनी भाषा में एक्सीलेंट बेबी कहते हैं। और ये पैदाइश के साथ और पैदाइश के 5 मिनट बाद, पैदाइश के 10 मिनट बाद और एहतियातन के तौर पर 20 मिनट बाद किया जाता है। तो उस एप्गार स्कोर में 5 चीजें देखी जाती हैं। उस 5 चीजों में 2-2 मार्क्स दिए गए। अगर 5 में से 5 बढ़िया है तो बच्चे को 2-2 मार्क्स मिला, यानी कि 10 में से 10 मिला, एक्सीलेंट बेबी। लेकिन 10 में से अगर बच्चे को 8 मिला तो 8 मिलने का मतलब हुआ कि किसी 2 में कमी थी। वो 2 कमी को देखते हुए डॉक्टर वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें उसको हाई रिस्क बेबी कहा जाता है कि भाई आप इसको हाई रिस्क समझिए। आपका बच्चा आज के डेट में तो आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी नहीं है, लेकिन आपके बच्चे का स्कोर ये कह रहा है कि आप डर में हैं, यानी कि आप खतरे मतलब डेंजर जोन में है जिसको कहते हैं। इसके अलावा अगर 8 से कम और 6 के आसपास होता है तो उसको ऑब्जर्वेशनल बेबी कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि देखिए साहब, हाई रिस्क में आपको ये कहेंगे कि माँ बाप को ही ध्यान देना है और समय समय पर डॉक्टर के पास आना है जी, ताकि डॉक्टर एक्सपर्ट है जो इनके मूवमेंट को देखकर बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है या नहीं है बता सकते हैं। और ऑब्जर्वेशनल बेबी में डॉक्टर कहते हैं कि देखिए साहब, आपको ऑब्जर्वेशन के अंडर रहना होगा
क्योंकि आपके बच्चे का एवगार स्कोर ये है, ये वाली कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए हम इस बच्चे को 3 महीना देखना चाहेंगे। तो 3 महीने में उनके एक रूटीन बनेगा, उस रूटीन के तहत आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे और वो डॉक्टर अपने अलावा खास जगह में रेफर भी करेगा, क्योंकि और एक्सपर्ट है जो उस बच्चे को जरूरत पड़ेगी, जो बाद में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक ऐसे बच्चे भी मिलेंगे आपको जिनका स्कोर 6 से भी कम है, तो उनको डॉक्टर अगर मतलब एक्सपर्ट हैं तो उन्हें माँ बाप को सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि साहब आपके बच्चे के आकलन में ये स्कोर पाया गया और ये स्कोर इशारा करता है कि आपको आज से ही आपके बच्चे के पीछे लग जाना चाहिए। तो एवगार स्कोर 6 वाले बच्चे भी नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए देखे गए हैं। तो कहने का मतलब कि वो एवगार स्कोर का स्कोरिंग जो है माँ बाप जरूर डॉक्टर से पूछे। हालांकि इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की प्रॉब्लम है, क्योंकि एवगार स्कोर जो है उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह के जो स्कोरिंग है वो 0, 1 और 2 के बीच में डाला जाता है और वो एक शख्स, एक डॉक्टर का जो है अपना आकलन होता है, अपना आकलन होता है। वो कोई साइंटिफिक मेथड, हाँ, आकलन बदलता चला जाता है। क्योंकि जैसे अगर बच्चे की रंग को हम देखें, कलर एक गुण पाए जाते हैं, 5 का मतलब कैरेक्टरिस्टिक में से एक कैरेक्टरिस्टिक जो है उनका कलर है, तो कलर पिंक होना चाहिए। अब पिंक की पहचान जो है, पिंक और रेड में कितना फर्क है, ये फर्क तो डॉक्टर अपने आंखों पे ही भरोसा करेंगे और उनकी ही मार्किंग पे भरोसा करना पड़ता है। इसलिए कुछ लिटरेचर ये भी कहते हैं कि एवगार स्कोर में तो 10-10 दिखाया गया, उसके बावजूद भी सेरेब्रल पॉल्सी पाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मापदंड, एक तरीका है। इसके बाद हम बात थोड़ा सा करेंगे पोस्टनेटल का, क्योंकि पोस्टनेटल बहुत ज्यादा नहीं होता। बहुत जी, पोस्टनेटल के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं अपने ऑडियंस को इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि जैसा कि डॉक्टर साहब अभी इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो रिसर्च देखी गई कि अगर ऐसे बच्चों को जो बिल्कुल बर्थ की सिचुएशन में है, अगर उनको एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अंडर में रखा गया तो वो अपनी सक्सेसफुल लाइफ जीने में बहुत ही सक्सेसफुल रहे और उनमें सेरेब्रल पाल्सी की जो सिचुएशन है उससे बचा जा सका है। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसी प्रकार से अभी हम चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल अभी हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।
अभी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि प्री नेटल और पेरीनेटल सिचुएशंस में ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जिसमें कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और जो डॉक्टर साहब हमारे बता रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसको सुन रहे होंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अब इसके बाद हम पोस्ट नेटल की सिचुएशन पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सजेशन लेना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स को नोट करें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा लैंडलाइन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर है 01126511609। डॉक्टर आलम, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रीनेटल और पेरीनेटल की जो सिचुएशन होती है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के डेवलपमेंट से और सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन से रिलेटेड। अभी अब हम पोस्ट नेटल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उसमें ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होने की संभावना हो सकती है। जी, मतलब जहाँ तक कारण की बात करें तो पोस्टनेटल में एक अच्छी बात है कि पोस्टनेटल के कारण इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा कि पेरी या पेरी की देखी गई है। पोस्टनेटल में सबसे ज़्यादा डर रहता है कि बच्चा जो है, मतलब चलता फिरता बच्चा, अच्छा डेवलप करता हुआ बच्चा को चोट ना लग जाए, क्योंकि उनके चोट लगने से अगर ब्रेन को चोट होता है, जिसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं, वो भी सेरेब्रल पाल्सी का कारण देखा गया है। कई बार सेरेब्रल पाल्सी का कारण पानी में डूबने की वजह से जो ब्रेन को नुकसान पहुंचता है उसे भी जो है सेरेब्रल पाल्सी के साथ जोड़ा गया है। कई बार रोड एक्सीडेंट्स में भी ब्रेन को नुकसान पहुंचा, क्योंकि डेवलपिंग ब्रेन, सिंपली हमें यह समझना चाहिए कि डेवलपिंग ब्रेन को अगर नुकसान पहुंचता है और अगर वो मोटर एरियाज को इफेक्ट करता है, वो सेरेब्रल पाल्सी है। सीधी तरह से, क्योंकि ये सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम जो है माइंड से रिलेटेड है, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, और मस्तिष्क का जब तक विकास हो रहा होता है वही हमारे लिए क्रूशियल स्टेज होती है, जबकि हमको इस बात के लिए कोशिश करनी चाहिए कि मस्तिष्क को किसी तरह से चोट न लगे जिससे कि सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन हो। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बच्चे के बर्थ से लेकर के 0 to 3 इयर्स की जो सिचुएशन है, आइडियली मानते हैं कि 2 इयर्स तक 90 to 95% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और ये वो क्रूशियल स्टेज होती है जिसमें कि हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के मस्तिष्क को किसी भी तरह से नुकसान न लगने पाए, ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पानी में डूबने जैसी कोई सिचुएशन न होने पाए। ये सारी ही सिचुएशन से इस बात की तरफ इशारा करती हैं, जबकि बच्चे को ऑक्सीजन लेने में या उसके मस्तिष्क को किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। तो इससे बचने की पूरी तरह से कोशिश की जानी चाहिए। जी, ये तो पोस्टनेटल है। इसके अलावा कुछ थोड़े बहुत कारण हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो नंबर्स नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन अगर ज्यादा है, सीवियर डिहाइड्रेशन से, उनमें से कुछ केसेस सेरेब्रल पाल्सी के देखे गए हैं। आमतौर पर जो है मेनिंजाइटिस, यानी कि पैदाइश के बाद मेनिंजाइटिस हो रहा है, 6 महीने का बच्चा उसे मेनिंजाइटिस हो रहा है, तो उसमें भी सेरेब्रल पाल्सी देखे गए हैं। तो इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन भी कहीं ना कहीं सेरेब्रल पाल्सी का एक कारण बना है, इंजरी टू द ब्रेन कारण बना है। इनके अलावा कुछ केसेस में ये देखे गए कि अगर ट्यूमर या ग्रोथ ब्रेन का जो है एबनॉर्मल ग्रोथ है, यानी कि ट्यूमर के रूप में ग्रोथ है, कैंसर्स को जो है कारण बनाया गया सेरेब्रल पाल्सी का। अच्छी बात यह है कि पोस्टनेटल बहुत ज्यादा कारण नहीं है, तो इसीलिए माँ बाप अगर अपने बच्चे को ध्यान दें, एक नॉर्मल बच्चे को ध्यान दें, इन कुछ कारणों से बचा कर रखते हुए आगे बढ़े, तो सेरेब्रल पाल्सी के चांसेस काफी कम होते हैं, काफी कम हो जाते हैं अगर हम इन रीजंस को अगर ध्यान में रखते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम रीजंस के बारे में तो हम पूरी तरह से हम बात कर चुके हैं, हम अपना प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल की सिचुएशन के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, खास करके मैं कहना चाहूंगा कि अपने इंडिया जैसी कंट्रीज में, जहाँ पर कि एक मैक्सिमम परसेंटेज पेरेंट्स की इतनी नहीं होती है कि बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन इसके बाद में भी बच्चे का जो सबसे मैक्सिमम टाइम होता है और जो सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड जो बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है 0 to 3 इयर्स की सिचुएशन में, ये बच्चा अपने माँ बाप के पास में ही रहता है, उसी से हमेशा एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर सबसे मैं समझता हूँ कि ट्रेन करना चाहिए कि पेरेंट्स ही इस बात को आइडेंटिफाई कर लें कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड किसी तरह की सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो मैं यहाँ
यहाँ पर आपसे चाहूंगा कि आप कुछ हमें वो गाइडलाइंस बताएं, वो कुछ ऐसे स्टेप्स बताएं जिससे में कि पेरेंट्स ही इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड कोई सिचुएशन है या नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ये अहम यानी कि पूरी सेरेब्रल पॉलिसी जब की बात करते हैं, सबसे अहम हिस्सा इसी को माना जाता है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक सेरेब्रल पॉलिसी बच्चे की बेहतर जिंदगी। अगर एक बच्चे की पहचान, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी आज नहीं कल डायग्नोसिस लोग करके देते हैं, सही समय पे हो जाए तो उनका वहीं से इलाज भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस कहती है डायग्नोसिस जो है सिक्के का एक पहलू है, तो दूसरा पहलू उसकी प्रोग्नोसिस है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए आपको डायग्नोसिस से पहले एक बार मैं फिर वापस ले जाना चाहूंगा उन एसोसिएटेड फैक्टर्स की तरफ, क्योंकि वो दिमाग में अगर आपके पास है तो डायग्नोसिस आपका आसान हो जाएगा। डायग्नोसिस के लिए आपको सबसे पहले चाहिए वो दो बातें कि आपका बच्चे का जो है डेवलपमेंट, पोस्चर्स और मूवमेंट में डिले जरूर है या एटलीस्ट एबनॉर्मल है, यानी कि एक नॉर्मल बच्चा से अलग है। नॉर्मल बच्चा जिस तरह की एक्टिविटीज एक नॉन नेचुरल पीरियड में करता है, जो सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड बच्चे होते हैं वे उन्हीं एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेते हैं। टाइम भी लगा सकते हैं या उसी समय पे कर लेंगे, लेकिन करने का तरीका अलग है। जैसे माँ बाप अगर चाहे एक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद, कुछ घंटे बाद भी, हालांकि साइंस बताने पे आज लायक हो चुकी है, कुछ दिनों बाद माँ बाप पहचान सकते हैं। जैसे एक सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को जब आप गोद में लेंगे तो वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह आपके गोद में समाएगा नहीं, या तो वो अकड़ापन वाला बच्चा होगा तो शरीर अकड़ जाएगा, या अगर वो फ्लॉपी बच्चा होगा जो हाइपोटोनिक हमने शुरुआत में कही, तो वो जो है इतना लुथल पुथल होगा कि आप उसको नहीं समेट पाएंगे, है ना। आपको लगेगा ये बच्चा नीचे फिसल जाता है, या ये बच्चा को मैं संभालू कैसे, अकड़ जाता है, उसका गर्दन जो है एक तरफ गिरा रहेगा। तो जब कभी भी सेरेब्रल पॉल्सी की पहचान करनी हो तो पहचान से पहले हमें जो है कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता है कि एक बच्चे का डेवलपमेंटल स्टाइल क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल डेवलपमेंट को अगर हमने याद रखा तो इसके लिए सबसे अच्छा होते हैं हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग। सेरेब्रल पॉल्सी के एक सर्वे के मुताबिक 70% बच्चों की जो पहचान है वो बड़े बुजुर्ग ही करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग इन बातों को बड़ी ध्यान से देखते हैं कि वो गोद में कैसा आया, वो रोता कैसा है। आप सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को रोने के पैटर्न से भी पहचान सकते हैं, उनकी करवट लेने के तरीके से पहचान सकते हैं, उसके हाथ पर मारने के तरीके से पहचान सकते हैं। तो पहचानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका डॉक्टर ही आपको मदद करे। इनफैक्ट मैं हैरत अंगेज बात बता रहा हूं एक सर्वे में कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे की डायग्नोसिस में सबसे देर करने वाले शख्स डॉक्टर ही को माना गया है, क्योंकि अमूमन डॉक्टर सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को कमजोर कहकर वापस कर देते हैं। एक कारण, दूसरा कारण जो बहुत दुख की बात है, दूसरा कारण होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ब्रेकिंग द आइस, यानी कि आप किसी एक शख्स को पहली बार बोलना पड़ेगा कि भाई आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है। ये काम अमूमन कोई डॉक्टर नहीं करना चाहता, ये हर कोई कोशिश होती है कि मैं क्यों कहूं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो वो कहना नहीं चाहता, हेजिटेट करते हैं कि इतनी बड़ी बात, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी को बहुत बड़ी बात आज भी मानी जाती है। हालांकि बच्चे की पूरी लाइफ उसे एग्जैक्टली, क्योंकि वो उस रूप से देख रहे हैं कि मैं एक चीज ऐसे कहने जा रहा हूं जो बहुत बड़ी नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी हमारा समाज या हम लोग जो है एक्सपर्ट जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट होती है कि पहली नजर में जिनको भी नजर आए वो एक बार बताए तो जरूर, ताकि वो बच्चा कम से कम निकलकर सही जगह तो पहुंचे। चेक तो किया जा सके कि उस चेक तो हो, अगर उसमें सेरेब्रल पॉल्सी नहीं है तो खुशी की बात है। तो डायग्नोसिस की जो बात है, डायग्नोसिस में सबसे पहले घर के लोग, रिश्तेदार, उसके अलावा दोस्त वगैरह, क्योंकि कंपेयर होता है। एक बच्चा जब कंपेयर होता है वहां डायग्नोसिस बहुत आसान हो जाता है। आमतौर पर एक बच्चा 4 महीने का बच्चा सिर संभालता है, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे को 4 महीने में सिर संभालते हुए आप कभी शायद नहीं देखेंगे। अब जैसे 6 महीने का बच्चा हो गया फिर भी नहीं सिर संभला, तो कम से कम वहां तो सतर्क हो जाइए आप। 8 महीने का बच्चा हो गया फिर भी नहीं बैठ रहा है, वहां सतर्क हो जाइए।
आपका बच्चा जो है करवट नहीं ले रहा है, 8 महीने का बच्चा है, वहां सतर्क हो जाइए। अगर हेमिप्लेजिक बच्चा है तो वो देखिए एक हाथ पर एक पैर मारेगा, दूसरा हाथ दूसरे पैर को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वहां सतर्क हो जाएगा। इनके लिए आपको जो है बहुत बड़ी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अब अगर बच्चे को डिले है, यानी कि बच्चा उम्र से कहीं ना कहीं पीछे लग रहा है, कमजोर वर्ड को हमेशा जो है पीछे रखें, क्योंकि जब कभी भी आप कमजोर वर्ड को सामने रखेंगे तो आपको कमजोरी सबका कारण लगेगा। आपको लगेगा ये कमजोर है तो भाई बच्चा कमजोर है, पीछे करेगा। इसके अलावा एक और तकलीफ भी देखा गया है आमतौर पर जो हम लोग देखते हैं, वो होते हैं कि माँ बाप या रिश्तेदार एक बच्चे को जो कंपेयर करते हैं वो उनके पुराने किसी रिश्तेदार से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा नहीं बोलता है, बच्चा 2 साल का हुआ नहीं बोलता है, तो एक रिश्तेदार आके कहते नहीं उनका मामा भी तो 1.5 से बोला था, 4 साल में बोला था। अरे चिंता की कोई बात नहीं, 4 साल में बोलेगा। नहीं, अगर आपका बच्चा 2 से लेकर 3 साल के अंदर नहीं बोलता है तो आप कहीं ना कहीं सतर्क रहें, क्योंकि 2 साल से 3 साल के अंदर बोली कि वो सारी चीजें एक बच्चे के अंदर कुदरत दे देता है। अगर नहीं देता है या नहीं दिया है तो आपको आगे बढ़कर देखना चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, इसलिए इसको रेड फ्लैग कहते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी सारी रेड फ्लैग है जो समय समय पर माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है। तो, लेकिन अगर सेरेब्रल पॉलिसी की बात करें, क्योंकि अगर बच्चा नहीं बोलता है वो जरूरी नहीं कि सेरेब्रल पॉलिसी होगा, उसके सेरेब्रल पॉलिसी ना होकर कुछ और हो सकता है। लेकिन अगर बात सेरेब्रल पॉलिसी की है तो उन एसोसिएटेड फैक्टर को जरूर ढूंढे कि कहीं मेरे बच्चे को दौरे तो नहीं पड़ता, मेरा बच्चा डिले भी और दौरा पड़ता है, सेरेब्रल पॉलिसी की तरफ इशारा कर रहा, मेरा बच्चा थोड़ा समझ में भी ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट को थोड़ा कम समझ रहा है, 6 महीने का बच्चा है, तरक मरक नहीं करता, एक ही तरफ देखता रहता है ना। तो आप समझिए कि एसोसिएटेड फैक्टर एक मुझे नजर आ रहा है, सुनने का, कान का। आपको देखिए कि कहीं आपका बच्चा तिरछा तो नहीं देखता है। हालांकि तिरछा देखना पहले 6 महीने में एक आम जो है प्रवृत्ति है बच्चों की, लेकिन 6 महीने के बाद वो प्रवृत्ति वक्त के हिसाब से एक बॉडी की जो अपनी डेवलपमेंट उसके हिसाब से कम होता चला जाता है। अगर कम नहीं हुआ है तो आप डॉक्टर की मदद लें, क्योंकि आंखों से भी सेरेब्रल पॉलिसी का जो है आप डिटेक्शन कर सकते हैं, कान के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब उसको गोद उठाते हैं, आप देखें कि वो गोद उठाते समय वो आपको कितना मदद करता है। इसके अलावा आप उसको बैठाते हैं तो देखें कि बैठते समय हाथों पे कितना वजन लेता है, घोड़ा बनने में कितना समय लगाता है, उसको जो सर्दी गर्मी का पता चलता है कि नहीं, वो आवाज से कितना डरता है। ठीक है, उनका शरीर का कोई हिस्से में जो है तिरछापन तो नहीं, जैसे स्पाइन में तिरछापन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको जो है उसके पैर में अगर आप छुइएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा भी कुछ बच्चों में पाया जाता है। बच्चा जो है सुसु पोटी करके रोता ही नहीं है, ये भी एक जो है पहचान होता है, क्योंकि बच्चा अगर समझता है तो सुसु करके गीला करे। गीला बच्चा को परेशान होना चाहिए, अगर परेशान नहीं हो रहा है तो आप जरूर ये दिमाग में रखिए कि भाई ये चीज तो गलत है। तो ये छोटे छोटे गलतियों को अगर आप ध्यान से देखते हैं, दांत का निकलना, दांत का सही निकलना, दांत में तकलीफ का होना, ये भी कई बार इशारा करता है। तो इन एसोसिएटेड फैक्टर्स को जब आप देखेंगे और एसोसिएटेड फैक्टर के साथ आप डिले को देखेंगे, बच्चा आपका फिजिकली डिले कर रहा है, एसोसिएटेड फैक्टर भी मौजूद होता है, तो आपको सेरेब्रल पॉलिसी की तरफ आगे बढ़कर देखना चाहिए। अब आगे बढ़कर देखने के लिए बात आती है कि उसकी डायग्नोसिस को हम कंफर्म कैसे करें, जिसको डायग्नोसिस मेकिंग कहते हैं। डायग्नोसिस मेकिंग इनफैक्ट घर के ही रिश्तेदार लगभग डायग्नोसिस करके ही आपको देते हैं, लेकिन डायग्नोसिस मेकिंग की जिम्मेदारी एक डॉक्टर की है, और वो डॉक्टर आपका फैमिली फिजिशियन से शुरू होकर एक्सपर्ट तक हो सकते हैं। एक्सपर्ट के तौर पर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो सारे टेस्ट करके आपके बच्चे को जो है कहीं ना कहीं बताते हैं कि देखिए साहब, आप इनको जो तकलीफ पहुंची है ये सेरेब्रल पॉलिसी कहलाता है, और आपके डॉक्टर साहब आपको फिर आगे के बारे में बताते हैं कि सेरेब्रल पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अब आपने ऐसे सफ़र तय करना है। और अब जो मैं मतलब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं ये रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जब कभी भी हम सेरेब्रल पॉलिसी की डायग्नोसिस को डॉक्टर से लेते हैं, एक सर्वे के मुताबिक 90% डायग्नोसिस को पेरेंट्स नकारते हैं, और ये नकारने की जो सीमा है, समय सीमा, बड़ी ताज्जुब की बात है, पैदाइश से लेकर 3 साल तक है। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में कमी है, वो इस बात को तैयार नहीं होते हमारे बच्चे में इस तरह की। क्योंकि ये एक डिसेबिलिटी का हिस्सा है, और माँ बाप को लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिसेबिलिटी को हमारा समाज अलग रूप से देखते हैं, तो वो नकारते हैं, और नकारने की तलाश में
वो ऐसे डॉक्टर्स तक पहुंचते हैं जो उनके हाँ में हाँ भर देते हैं। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉक्टर ने बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी बताया, तो माँ बाप जो हैं, ज्यादातर माँ बाप की पहली कोशिश होती है ये डॉक्टर जो है ना, शायद इनको शायद सही नहीं, मतलब शायद पता नहीं है, मेरा बच्चा सब करता है, तो किसी ऐसे को दिखाते हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी सेरेब्रल पॉलिसी कही तो थोड़ा सा उनके दिमाग पर असर पड़ता है कि शायद, लेकिन अगर गलती से वो डॉक्टर, दूसरा वाला डॉक्टर उनके हाँ पे, यानी कि नहीं जी सेरेब्रल पॉलिसी तो मुझे नहीं लगता, कमजोर है, कुछ देर से होता है, मेरा भी बेटा तो देर से हुआ था, डॉक्टर साहब अपना ही कहानी सुना देते हैं। तो फिर माँ बाप को लगता है डॉक्टर साहब का बेटा भी तो ऐसे था, देखिए आज ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, तो उसको नकारते हुए ये समय 3 साल तक कई बार पास कर जाता है। और जैसे ही 3 साल पास हो जाता है, तब दुख की बात ये होती है कि आज तक कोई भी सेरेब्रल पॉलिसी का बच्चा जो 3 साल के बाद जिन्होंने मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट शुरू किया हो, वो नियर नॉर्मल लाइफ तक नहीं जा पाया, क्योंकि तब तक इतनी सारी सेकेंडरी कंडीशंस या सेकेंडरी जो है डिफॉर्मिटीज वगैरह आ जाती हैं, जिसको संभालने में एक लंबा समय लग जाता है। तो डायग्नोसिस के लिए आप पहली बार आप देखें, फिर आप एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए। कंसल्टेंट साहब आपके जो भी कंसल्टेंट होंगे वो सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री शुरू करेंगे पैदाइश यानी कि माँ की जो है प्रेगनेंसी से लेकर उस दिन तक जिस दिन आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। और उसके अलावा बच्चे की जो है एक एंथ्रोपोमेट्री करेंगे। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब उसको नापने की कोशिश करेंगे, सिर को नापेंगे, बॉडी के लंबाई को भी नापे, वजन को भी थोड़ा देखेंगे, क्योंकि वो सारी चीज देखकर वो जानना चाहेंगे कहीं ऐसा तो नहीं खाली माइल न्यूट्रिशन है। कुपोषण भी कई बार सेरेब्रल पॉलिसी जैसा दिखता है, उसको मिमिक कहते हैं। वो बाद में अगर हमें मौका मिला जरूर चर्चा करेंगे कि सेरेब्रल पॉलिसी जैसी और बीमारियां दिखाई पड़ेगी सेरेब्रल पॉलिसी जैसी, लेकिन सेरेब्रल पॉलिसी नहीं होगी। वो भी कई बार होता है, डॉक्टर उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद स्क्रीनिंग करेंगे डॉक्टर साहब। स्क्रीनिंग का मतलब होता है बच्चे को एक स्थिति में लेटाकर या बैठाकर या खड़ा कर कर देखेंगे कि आज की मतलब उस स्थिति में बच्चा उस उम्र में दूसरा नॉर्मल बच्चा, सो कॉल्ड नॉर्मल रेगुलर बच्चा क्या क्या करता होगा, ये उनमें से कितना करता है और करता कि नहीं, अगर करता है तो किस रूप में करता है, और वो एबनॉर्मल पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे। उसको स्क्रीनिंग कहते हैं। फिर स्क्रीनिंग में उनको इशारा मिल जाएगा। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के रूप में वो एक्सरे कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं जो है स्कल का, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर को जांचने से पहले बनावट को देखने का। इसके अलावा कर सकते हैं एमआरआई, सीटी स्कैन कर सकते हैं। इनके अलावा अगर दौरे के लक्षण भी लोगों ने, अगर पेरेंट्स ने थोड़ा सा बताया तो ईजी कर सकते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसलिए करेंगे, क्रोमोसोमल स्टडी करेंगे। ये करना पड़ता है रूल आउट करने के लिए। देखिए रूल आउट क्यों करना है, कई बीमारियां पहली नजर में एक जैसी नजर आती है। अब डॉक्टर साहब को कहीं ना कहीं एक बच्चे को डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत यानी कि जस्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि उनकी नजर में तो है, लेकिन नजर को ही खाली आप नहीं मान सकते। आल्दो सेरेब्रल पॉलिसी 90% नजर से ही माना जाता है, 10% आपको सहारा लेना पड़ता है और बीमारियों को दूर मतलब अलग करने के लिए। यानी कि डॉक्टर साहब को एक टेस्ट जो करना है इसलिए करना है कि भाई ये सेरेब्रल पॉलिसी है तो ये तकलीफ ब्रेन में होंगी, और अगर सेरेब्रल पॉलिसी ना होकर दूसरी होंगी तो दूसरी वाली बात होंगी। तो उन्होंने ये सारी चीज करके आपको देंगे एक डायग्नोसिस। और एक कंसल्टेंट आपका जो सुपर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है, उन्होंने डायग्नोसिस को लेवल करने से मदद लेंगे, पहले मदद लेंगे एग्जामिनेशन का। उन्होंने भेजने हैं आपको किसी एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जिसे ज्ञान है बच्चे का टोन जांचने का। टोन का मतलब होता है मसल्स की स्थिति। जैसे अभी आप और हम बैठे हुए हैं, थोड़ी सीधे बैठे हैं क्योंकि हमें नॉर्मल टोन है। अगर हमारा टोन कम हो जाएगा तो हम झुक कर बैठ जाएंगे। इसी तरह से टाइटनेस देखेंगे, स्पाज्म देखेंगे, कॉन्ट्रैक्चर यानी कि अकड़ापन को कई रूप में देखेंगे। इसके अलावा डिफॉर्मिटीज भी कई बार हो जाएंगे, बच्चे की उम्र अगर बड़ी है तो डिफॉर्मिटीज देखेंगे। इसके अलावा वो कोशिश करेंगे हर ज्वाइंट को यानी कि रेंज देखने का, मसल्स की पावर यानी कि मांसपेशियों की ताकत देखने की कोशिश करेंगे। सेंसेशन कोशिश करेंगे कि देखें कि छू के सेंसेशन बॉडी में ये पता लगा पाता कि नहीं, ठंडे का, गर्म का और चीजों का। इस तरह से सारी टेस्ट के जरिया
और सारे असेसमेंट के जरिया असेसमेंट कर कर आपका एक कंसल्टेंट डॉक्टर साहब को देंगे, इन्वेस्टिगेशन एक जगह से होके आएगा, डॉक्टर साहब अपनी नज़र में देखेंगे, सभी चीज़ों को इकट्ठा करके डॉक्टर साहब एक डायग्नोसिस को बनाकर आपको देंगे। और डायग्नोसिस जब आपके हाथ आया तो डायग्नोसिस से शुरू हो जाएगा जिंदगी का, उस बच्चे के एक जिंदगी का नया प्रारूप, क्योंकि वहां से शुरू होता है उस जिंदगी का एक मैनेजमेंट हम एक ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम जब बात करेंगे कि ट्रीटमेंट सिस्टम का, तो ट्रीटमेंट सिस्टम से पहले मैं पेरेंट्स को और मैं मतलब हमारे एसोसिएटेड प्रोफेशनल से मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब डायग्नोसिस की बात आए, चूँकि डायग्नोसिस के लिए मौजूदा साइंस में ऐसी कोई टेस्ट नहीं है जिसको कन्फर्मेटरी टेस्ट कहा जाए, तो इसीलिए आकलन जो है अच्छे तरीके से करें। आकलन करते समय इन बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे की डायग्नोसिस सेरेब्रल पॉल्सी ही हो, ऐसा कहीं ना हो कि सेरेब्रल पॉल्सी की जगह में आपके बच्चे की डायग्नोसिस डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो, और डिफिशिएंसी सिंड्रोम को डायग्नोसिस को आप सेरेब्रल पॉल्सी मानकर इलाज करते हैं तो शायद उसे एक नॉर्मल जिंदगी देने से आप महरूम रखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनकी दवाइयां हैं जिसे आप दवाइयों से क्योर कर सकते हैं। जहां तक दूसरी तरफ सेरेब्रल पॉल्सी को देखते हैं वो मैनेजेबल डिसऑर्डर है, तो आप अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लेकर ये जरूर कर लें कि आपके बच्चे के साथ जो तकलीफ है वो सही माने में सेरेब्रल पॉल्सी या कोई और चीज़ है, और उसमें दवाइयों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी सैकड़ों तकलीफें जो बीमारी का, जिसका बीमारी के अंदर देखा जाता है, जो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी में इलाज के रूप में जो अभी हम चर्चा करने जाएंगे थोड़ी देर में, उसमें हम ये देखेंगे कि दवाइयाँ जो हैं वो कुछ खास चीज़ों में ही मदद करती हैं, बाकी चीज़ों में जो है दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होकर तरह तरह की थेरेपीज़ का रोल है। तो उन थेरेपीज़ को स्टार्ट करने से पहले, उन पर पूरा का पूरा भरोसा करने से पहले कोशिश ज़रूर करें, चाहे एक के बजाय 2 अच्छे डॉक्टर्स की राय ले लें। इसलिए सेरेब्रल पॉल्सी को मल्टी सेंट्रिक जो है मैनेजमेंट डिसऑर्डर कहा गया है, कि आप सिर्फ एक डॉक्टर या एक सेंटर पे जो है भरोसा ना करें। आपको ज़रूरत हो, आपको हल्का सा भी शक हो, आप आगे बढ़कर जो है अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, वो आपको मदद करेंगे। तो ये कम से कम कुछ चीज़ें हैं जिसको आप घर में रहते हुए भी सेरेब्रल पॉल्सी के रूप में पहचान सकते हैं, और सेरेब्रल पॉल्सी का एक अच्छा मैनेजमेंट प्लान आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपका बच्चे का ज़िंदगी इतना ही बेहतर होगा। ये साइंस भी कहती है, ये हम लोग अपने इतने दिनों के काम के एक्सपीरियंस से अच्छी तरह देख चुके हैं। ये जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि 0 to 3 इयर्स के जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेज होता है, उसमें जितनी जल्दी से जल्दी पेरेंट्स खास करके अगर इस बात को आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे में सीपी की कोई सिचुएशन है, तो अगर वो एक्सपर्ट के पास में जाते हैं तो एक्सपर्ट के गाइडेंस में काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि बच्चे को इस तरह से बेहतर ढंग से हैंडल कर लिया जाए कि वह एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। या अगर नॉर्मल न भी बनाया जा सके तो उसकी लाइफ को कहीं ज़्यादा हैप्पियर बनाया जा सकता है, जिससे कि अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर ठीक है जो आपने सिचुएशंस बताई, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की कि एक एक्सपर्ट ही फाइनल असेसमेंट इस बात को दे सकता है कि बच्चे में सीपी की सिचुएशन है या नहीं है। यहाँ तक आइडेंटिफिकेशन तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन अगर एक बार हमने इस बात को जान लिया कि बच्चे में सीपी की सिचुएशन है, तो उसके बाद में सबसे फर्स्ट जो पेरेंट्स के लिए आप सजेशन देना चाहें कि वो क्या करें, कहाँ पर जाएं, किससे मिलें, और खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेरेब्रल पॉल्सी को लोग ये मान लेते हैं कि अब इसका क्योर नहीं किया जा सकता, इसको फिर से अब रीगेन नहीं किया जा सकता जो एक लॉस हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे खास करके पेरेंट्स को जिनके की बच्चे के साथ में इस तरह की सिचुएशन है? देखिए, अगर सेरेब्रल पॉल्सी की डायग्नोसिस हो गई तो माँ बाप को सबसे पहले सेरेब्रल पॉल्सी की डायग्नोसिस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही बिगिनिंग होती है एक बच्चे की बेहतर ज़िंदगी की।
एक्सेप्टेंस में कई बार समय लगता है, क्योंकि सेरेब्रल पॉलिसी की डायग्नोसिस को जैसे ही माँ बाप के हाथ में आते हैं तो माँ बाप को कुछ स्टेजेस होते हैं जिसको साइकोलॉजिकल स्टेजेस कहते हैं, उसके जो है अंदर से गुजरना पड़ता है, और हर कोई गुजरते हैं। वो स्टेजेस को जितनी जल्दी आप गुजर के एक्सेप्टेंस स्टेज में पहुंच जाएं, क्योंकि पहली बार जब आपको सेरेब्रल पॉलिसी कोई डॉक्टर बताते हैं तो आपका दिल कहता है कि साहब नहीं, मेरे बच्चे को ऐसा नहीं हो सकता है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं तो हम धर्म से जोड़ देते, नहीं नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों होगा। तो आप जो है उसको मानने से इनकार करते हैं। उसके बाद अब कोई एक दो डॉक्टर के मिलने के बाद जब आप ये मानने की कोशिश भी करते हैं तो आप एक ऐसे स्टेज में पहुंचते हैं कि आप अपने आप को दोष देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जी। तो प्लीज अपने को दोष ना दें, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशंस हैं। ये कंडीशन किसी के भी साथ हो सकता है, ये किसी जाति व्यक्ति विशेष या के लड़का या लड़की या किसी रीजनल कारणों से नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ऐसे कारण नहीं देखे गए हैं। यहाँ तक कि रिसर्च जो है इसको जेनेटिक में भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अभी अगर हम कॉज में देखें तो हम जेनेटिक कॉजेज भी बहुत ज़्यादा नहीं पा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि ये मानना कि हाँ, मेरे बच्चे की डेवलपमेंट के साथ कहीं कुदरत ने ऐसा कुछ किया होगा जिससे कि इसकी डेवलपमेंट जो है नॉर्मल डेवलपमेंट से अलग है, और चूंकि अलग है और मुझे दिखाई भी पड़ रहा है, तो मेरा काम है कि मैं इसको डायग्नोसिस को मानते हुए मैं आगे बढ़ूं। और आगे बढ़ने में सबसे पहली मुलाकात अगर मौजूद है तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास पहुंचना चाहिए, या किसी भी पीडियाट्रिशियन जिसको सेरेब्रल पॉलिसी की नॉलेज हो। यहाँ पर यह चीज समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा कि हम मेंटली इस बात को एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में हो कि हाँ, बच्चे में सेरेब्रल पॉलिसी की सिचुएशन है। अब हमारी और आपकी और साथ में उस बच्चे की जो भलाई इसी बात में है कि उस चीज को जितना अर्ली से अर्ली हम डिटेक्ट करें और उसके बाद में इस चीज को एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी ही जल्दी उसकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम स्टेप उठा सकते हैं, जिससे कि वह अपनी पूरी लाइफ को अच्छे ढंग से गुजार सकता है। अब ये स्टेप्स कौन से हो सकते हैं और किस तरह से हमको उठाने चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. La 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 This is Neeraj. la la हवा धीरे धीरे चल रही He plays many instruments. सुनो जो कहानी He कह loves रही Mohammad Rafi है। and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है ये कहानी हमें He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. ब्रेक के पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से, सोशल एक थिंकिंग की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन है। लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि हम जितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें उतना ही बेहतर है, जिससे कि जल्दी से जल्दी बच्चे की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा सकें और उनको मैनेजमेंट प्लान के तहत एक उनको बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश की जा सके। लेकिन यहाँ पर फिर एक बार हम मैनेजमेंट प्लान पर कुछ चर्चा करने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सजेशन लेना चाहें या कोई सवाल करना चाहें तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800112008 और हमारा लैंडलाइन नंबर 01126511613 और हमारा फैक्स नंबर है 01126511609। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि जितना अर्ली हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में ले जाएं, तो जैसा वो कहें उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट प्लान में हमको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या करने की कोशिश सबसे पहले स्टेप के रूप में की जानी चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए, जब बात करेंगे हम मैनेजमेंट की शुरुआत उसी वक्त हो जाती है जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया कि मेरे बच्चे के साथ सेरेब्रल पॉल्सी है। और सेरेब्रल पॉल्सी का मतलब हो गया कि इसकी मूवमेंट, इसकी पोस्चर्स में प्रॉब्लम है। शुरुआत के तौर पर वही मूवमेंट और पोस्चर से ही आप शुरू कीजिए। यानी कि सबसे पहले आप बच्चे का जो प्ले, जो खेल आप अपने बच्चे के साथ खेलते हैं एक आम बच्चे के साथ, इनके साथ भी आप उसी तरह की खेलने की कोशिश कीजिए। ये सबसे पहली शुरुआत है, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे को खेलने का मौका नहीं मिलता। उसकी वजह है कि खेलने के लिए जरूरी है किसी एक पोस्चर का होना, जरूरी है हैंड मूवमेंट का होना, जरूरी है आई हैंड कोऑर्डिनेशन का होना। ये सारी प्रॉब्लम चूंकि सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों में होते हैं, प्रॉब्लम होने की वजह से माँ बाप जो है ये सोचते हैं कि ये तो ये कर ही नहीं पाएगा, इनकी इसको जरूरत नहीं है। तो शुरुआत के तौर में सबसे पहले उस बच्चे को एक आम बच्चे की तरह समझें
और वो जिस लेवल पे है उस लेवल पे जितना खेल सकता है वहीं से उसको शुरू करें। ये तो हो गई पहली मतलब पहला स्टेप एक बच्चे के लाइफ में। लेकिन अगर आपके बच्चे की पहचान पैदाइश के कुछ ही समय के बाद हो गए हैं तो आप अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करें। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है कि टू डू समथिंग एज इमीडिएट एज पॉसिबल, यानी कि आप कुछ करें जो आप संभव है आपके लिए उस बच्चे के लिए। तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हेबिलिटेशंस। हेबिलिटेशन का मतलब होता है कि एक बच्चे के अंदर चाहे सेरेब्रल पॉल्सी है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल फिर भी बचा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कीजिए। मैक्सिमाइज करने के लिए जिन तरीके को आप अपना रहे हैं वही हेबिलिटेशंस है। अब हेबिलिटेशंस को आप जो है उसकी जो कमियां हैं, जिस ऑर्गन में कमी रह गई है, चाहे पैर में चाहे हाथ में, उस चीज को वहीं पर छोड़ते हुए उसकी उस पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव अप्रोच को ध्यान में रखना चाहिए जो कि उसके पास गॉड ने दी है। उसको बेहतर ढंग से यूज करके उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। एग्जैक्टली उस वक्त आपका रोल ये हो जाता है कि भले ही सेरेब्रल पॉल्सी है लेकिन बहुत सारी एबिलिटीज तो उसके पास बचे हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रीट अ चाइल्ड विद सेरेब्रल पॉल्सी, लुक द एबिलिटीज नॉट ओनली द डिसेबिलिटीज। आपको एबिलिटीज की मदद से उनके डिसेबिलिटीज को दूर करना होगा। उनको दूर करने के लिए आपके पास है 3 तरह के साधन। मॉडर्न साइंस इन सभी साधनों को 3 तरह में बांट दिया है। पहला तरीका है आपको जिसको स्टैंडर्ड टेक्निक कहते हैं। स्टैंडर्ड टेक्निक का मतलब हुआ ट्रीटमेंट का या मैनेजमेंट का वो टेक्निक जिससे आपको फायदा होगा, ये तय है। इसके अलावा दूसरे कुछ टेक्निक आ गए हैं जिसको एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल का मतलब हुआ कि वो टेक्निक आज के डेट में दुनिया में अवेलेबल है, लेकिन टेक्निक देने वाला शख्स या उस ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को करने वाला शख्स दावे से नहीं कह पा रहा है कि इस टेक्निक से आपके बच्चे को इतना फायदा होगा। एक तीसरा टेक्निक भी जो है जो दुनिया में बहुत जगह देखे जाते हैं, हिंदुस्तान में इनफैक्ट बहुत ज्यादा है, उसको एक्सप्लोरेटरी टेक्निक कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है कि एक खास ग्रुप एक खास किस्म के टेक्निक को सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके फायदे या नुकसान को वो नहीं जानते। तो स्टैंडर्ड टेक्निक से शुरू करें, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्निक आपके बच्चे को बेहतर जिंदगी देगा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। स्टैंडर्ड टेक्निक के अंदर आज के डेट में 5 खास किस्म की जो थेरेपीज को डाल दिया गया है। उनमें से सबसे पहले थेरेपी को पीडियाट्रिक थेरेपी कहते हैं। पीडियाट्रिक थेरेपी का मतलब होता है कि एक बच्चा को आपने डिटेक्ट किया और उस बच्चे की पोजीशन के हिसाब से थेरेपी को डिजाइन करना। पीडियाट्रिक थेरेपी के अंदर फिर बहुत सारे सब हेडिंग होते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक थेरेपी के बाद कुछ बच्चे को आप दवाइयों का सहारा आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो बच्चे को दौरे पड़ने का जो है जरिया, यानी कि दौरे को रोकने का जरिया सिर्फ और सिर्फ दवाइयां हैं, क्योंकि आप ऐसे कोई भी थेरेपीज एक्सटर्नल थेरेपीज नहीं दे सकते जिसके जरिया आज के डेट में दौरे को रोका जाए। ये आपको साइंसी तौर पर कोई सबूत दे सकता है। इसी तरह से अगर अकड़ापन है, अकड़ापन को घटाने के लिए आप कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ड्रूलिंग है, ड्रूलिंग का मतलब अगर राल गिरता है यानी कि सेलिवा बहुत ज्यादा गिरता है, वहां पे दवाइयों का सहारा ले सकते हैं। ह्यूमिनिटी, बच्चा जो है बार बार बीमार पड़ता है, इसलिए आप फिजिकल थेरेपी नहीं दे पा रहे हैं, आप बच्चे का बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस प्लान नहीं कर पा रहे हैं, प्ले ग्रुप में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वहाँ ह्यूमिनिटी आपको कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। तो ह्यूमिनिटी को एनहांस करने के लिए दवाइयों की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है, वहां पे भी दवाइयों का रोल आता है। तो कुछ खास दवाइयां भी कारगर हैं, तो आप उन दवाइयों का सहारा लें जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की डायग्नोसिस सेरेब्रल पॉल्सी स्पास्टिक कैटेगरी में आता है तो स्पास्टिसिटी को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस और मैनेज करने के लिए आपको अलग से कुछ इलाज की जरूरत पड़ती है। वो स्पास्टिसिटी के मैग्नीट्यूड को देखते हुए आपको इलाज दे सकते हैं। इलाज के तौर पर कुछ दवाइयां हैं जो स्पास्टिसिटी को घटाते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन आमतौर पर उन बच्चों को लगाए जाते हैं जिनमें अकड़ापन पूरे शरीर में नहीं है, कुछ खास
मसल्स में है, तो उस मसल्स को चुनकर एक खास टेक्निक के जरिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वो इंजेक्शन के जरिए वे अकड़ापन घटा सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की उम्र उतनी है जहां दवाइयां और इंजेक्शन शायद उतना मदद ना करे कि उससे कहीं ज्यादा मदद जो है ऑपरेशन करे, ऑर्थोपेडिक सर्जरी करे, तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी स्टैंडर्ड टेक्निक का एक हिस्सा है, जिसके जरिए चुनिंदे मसल ग्रुप को आप इलाज देकर स्पास्टिसिटी यानी अकड़ापन को घटा सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है जो कि स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ है जो एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल के तौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्से में कुछ टेक्निक है जिनके फायदे देखे गए हैं, लेकिन 100 बच्चों में अगर आपने वो टेक्निक लगाई तो 100 में से 60 को नहीं देखे गए, 100 में से 20 को या 30 को देखे गए हैं, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा गया है। वो अगर आप स्टैंडर्ड टेक्निक के साथ आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी का ट्रीटमेंट आपके बच्चे की कंडीशन में फिट होता है तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। वहां आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो कि डॉक्टर बबात ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब कभी भी सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे का इलाज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इलाज बच्चे के लाइफ में फिट हो, ये नहीं कि बच्चे को इलाज में फिट कर दें। आपको बच्चे को मेन देखना है। अगर उस बच्चे के लाइफ में इलाज कोई जगह रखता है तो जरूर करें, लेकिन अगर उस बच्चे के लाइफ में इलाज कोई जगह नहीं रखता है तो उसे करने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के ना करें, क्योंकि उसको करने पर आपके पैसे, आपके एनर्जी, आपका समय तीनों बर्बाद करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एक्सपेरिमेंटल के तौर पर अभी बड़ी सारी टेक्निक आ गई हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा चर्चे में है वो है स्टेम सेल थेरेपी, जिसके बारे में हमें मौका मिला तो थोड़ा सा विवरण हम लोग जरूर चाहेंगे चर्चा करना। इसके अलावा एक्सप्लोरेटरी के नाम पर अनगिनत थेरेपीज है दुनिया में, जिनका गिनना बहुत मुश्किल है, जो कि उसमें से 2-1 नाम जो चर्चे के तौर पर मैं आप लोगों को बता सकता हूं। उनमें से जैसे कोई लोग कहते हैं देसी दवाइयां मदद करती है, इसमें दो राय नहीं। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयां भी कहीं ना कहीं सेरेब्रल पॉल्सी बच्चों को मदद करते हैं, लेकिन हर सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को ये दवाइयां मदद करेंगी ऐसा देखा नहीं गया है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इस तरह हजारों टेक्निक जो हैं आज के दिन में आप दुनिया में देखेंगे, जिसको एक्सप्लोरेटरी में रखा गया है। अगर आप लोगों के आसपास कोई एक्सप्लोरेटरी टेक्निक अवेलेबल है और आपको ऐसा लगता है कि हम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए बिना ये टेक्निक दी जा सकती है, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा ना हो कि जिसकी वजह से आप पर पैसे का बोझ पड़े या आपके बच्चे का समय बर्बाद हो जाए, तो आप उस टेक्निक की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपके बच्चे को फायदा तभी पहुंचेगा जब आपके ट्रीटमेंट सिस्टम में स्टैंडर्ड टेक्निक शामिल हो। आप अगर एक स्टैंडर्ड टेक्निक का एक हिस्सा इस्तेमाल किए बिना, जिसको पीडियाट्रिक थेरेपी कहते हैं, आप बाकी के जितने भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट हमेशा ही नाकाफी होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टेक्निक जो है वो एक ऐसा इलाज है जो बच्चे की एबिलिटी को एनहांस करता है। अब स्टैंडर्ड टेक्निक में जो, जैसे पहले मैंने कहा था, पीडियाट्रिक थेरेपी आता है। पीडियाट्रिक थेरेपी के अंदर जो हेडिंग होता है उनमें से पहली हेडिंग होती है प्ले थेरेपी। अब देखिए, प्ले थेरेपी के लिए आपको जो है किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप उस बच्चे को मौका दें। जैसे प्ले थेरेपी में एक अच्छे डॉक्टर ग्लेन डोमेन ने लिखा है कि अगर माँ बाप अपने सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को ठीक करना चाहता है और समय नहीं दे पा रहा है तो अपने बच्चे को सिर्फ उसके पेट पर, यानी कि बच्चे के पेट पर लिटा दे, जिसको प्रोन लाइन कहते हैं, तो उसका बच्चा 60% स्पास्टिसिटी फ्री हो जाएगा। वो प्ले थेरेपी हुआ, क्योंकि बच्चा पेट पर लेटा हुआ ज्यादा खेलेगा, तो उसको खेलने का मौका दे, करवट में लेटा है, इसी तरह से मौका देंगे। प्ले थेरेपी में बच्चा हाथ यूज करेगा, प्ले थेरेपी में बच्चा आंख का इस्तेमाल करेगा, प्ले थेरेपी में बच्चा म्यूजिक अगर सुनता है तो म्यूजिक पे कोई जो भी मूवमेंट करेगा वो डिफरेंट इनहांसमेंट होता है, स्टिमुलेशन कहते हैं इसको, इन्फेंट स्टिमुलेशन या अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं। तो वो जरूर दें, वो स्टैंडर्ड टेक्निक है, उससे आपके बच्चे को फायदा होगा, ये लगभग तय है। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास थेरेपी सेंटर हैं जहां फिजियो प्लस ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हैं, और अगर फॉर्चुनेट जगह में डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट भी मौजूद है जिन्हें प्योरली सिखाया जाता है सेरेब्रल पॉल्सी मैनेजमेंट, जो कि सेरेब्रल पॉल्सी या पीडियाट्रिक चीजों को ही साल भर पढ़ते हैं, तो उनकी मदद मिलती है, उनकी मदद जरूर लें। अगर आपके बच्चे में ऐसा लगता है कि फिजिकल डिले के साथ साथ जो है मेंटल लेवल भी कहीं ना कहीं उम्र से थोड़ा सा पीछे जा रहा है, तो आप एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर की मदद लें, क्योंकि आपका स्पेशल एजुकेटर आपके बच्चे को प्ले थेरेपी के जरिया बना सकता है एक ऐसा
मतलब आने वाला स्टूडेंट जो कि नॉर्मल स्कूल यानी कि मेन स्ट्रीम स्कूल में जाकर कोप कर सके। इसी तरह से अगर आपका बच्चा को जितना बोलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बोलना सेकेंडरी है, कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को दर्द है। अब आपको दर्द जानना जरूरी है, दवाई डॉक्टर के दवाई देने से पहले। पेट में दर्द हो सकता है कमर में दर्द है, तो बच्चे कम से कम किसी तरह कम्युनिकेट कर दे, तो कम्युनिकेशन थेरेपी होता है जो कि स्पीच और जो है स्पीच थेरेपिस्ट का रोल होता है। तो आप स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लें। इसी तरह से आप माँ बाप भी जो है जब सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे के साथ मेहनत करते हैं तो आपको भी कॉपिंग स्किल सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी एक बहुत अच्छी जो है लिटर बुक एक मदर ने लिखी है जिन्होंने कहा है एवरीबॉडी टेक केयर्स ऑफ माय चाइल्ड, नोबडी केयर्स मी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप को भी केयर की जरूरत है। कोई उनके बारे में सोचे तो उनके बारे में अमूमन जो सोचने के लिए एक्सपर्ट है उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजी मौजूद नहीं है वहाँ सोशल वर्कर मौजूद है। उनकी मदद से आप कोपिंग स्किल सीख सकते हैं। और आपको ये जानकारी दूं, सोशल वर्कर से कहीं बेहतर है कि आप उन माँ बाप से मिले जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने आपके फेस से निकलकर अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी दे चुका है। उनसे प्रैक्टिकल गाइडलाइन लें, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप को मिले। ऐसे सपोर्ट ग्रुप आपको लगभग हर कंट्री में थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड टेक्निक का हिस्सा है। अब आप जब इलाज की बात करेंगे स्टैंडर्ड टेक्निक में, तो अकड़ापन या तकलीफ को देखते हुए आपका थेरेपिस्ट, आपका डॉक्टर आपके बच्चे के लिए ऑर्थोटिक एड्स बना सकते हैं, खास किस्म के जूते बना सकते हैं, हाथ पैर को सीधा रखने के लिए तरह तरह के स्प्लिन बना सकते हैं, स्पाइन को टेढ़ा होने से बचाने के लिए स्प्लिन बना सकते हैं, उसकी मदद लें जहां जरूरी है। इसी तरह से अगर बच्चा बैठता नहीं, गर्दन नहीं संभालता, तो उसके खेलने की प्रावधान करें। खेलने के प्रावधान के तौर पर कुर्सियां बनती है, स्पेशल कुर्सी होती है जिनके लिए स्पेशल कारपेंटर होते हैं, जिसको पोस्चरल एड्स कहते हैं, वो आप बनवाएं। इस बात का ध्यान रखें कि एक सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे को आम कुर्सियों पे ना बैठाएं, क्योंकि रिसर्च आम कुर्सियों पे नुकसान होते देखा गया है। तो कुर्सियां बनाएं, कुर्सियां प्रॉपर हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि कुर्सियां मांगी हुई ना हो, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि एक बच्चा ठीक हो जाता है यानी कि बैठ जाता है तो माँ बाप कहते हैं ठीक हो गया मेरा बच्चा, अच्छा जी आप ले लो। नहीं, उस बच्चे की जरूरत आपके बच्चे की जरूरत बहुत अलग हो सकती है। और एक जानकारी के तहत दुनिया में 2 सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा एक जैसा आज तक नहीं देखा गया, तो इसीलिए उसका भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपका बच्चा नहीं चलता है, उस लायक नहीं बना है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का भी प्रावधान बनाएं। आप उसको गोद में ले जाने की हमेशा कोशिश ना करें, क्योंकि गोद में ले जाकर आप उस बच्चे को सिर्फ चलने से महरूम नहीं बल्कि बहुत सारी डेवलपमेंट से महरूम रख रहे हैं। एक गोद में रहने वाला बच्चा चाहे वो 8 साल का क्यों ना हो जाए, उसका सोशल इमोशनल डेवलपमेंट 2 साल या 2 साल से कम बच्चे का ही होगा, क्योंकि वो हमेशा सिक्योर कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि उन्हें मोबिलिटी एड का मदद दें। जैसे 3 मोबिलिटी को दुनिया में स्टैंडर्ड माना गया है। एक व्हीलचेयर, जो बच्चा बिल्कुल नहीं कुछ कर सकता है, उन्हें गोद में उठाने के बजाय, कंधे पे उठाने के बजाय व्हीलचेयर का मदद लें। व्हीलचेयर या तो वो चलाए, उसको ट्रेनिंग दे, या पैसिवली आप उनको करें ताकि वो आने वाले वक्त में तैयार हो जाए। ठीक इसी तरह से एल्बो क्रचिस का सहारा लें, जिसको सेकंड बेस्ट मोबिलिटी माना गया दुनिया का। और अगर हो सके आपके डॉक्टर्स आपकी मदद से उन्हें इंडिपेंडेंट वॉकर बनाए, ताकि समाज में वो हर जगह जा सके। तो मोबिलिटी एड्स के सहारे लें। अगर आपका बच्चा कुछ खास काम को नहीं कर पा रहा है और आपको लगता है कि उसमें एबिलिटीज है, एबिलिटीज को पूरा करने के लिए मॉडिफाइड एड्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बच्चा साबन नहीं पकड़ पा रहा है, तो साबन को पकड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड ग्लोव्स आते हैं। आपका बच्चा जो है इतना हिलता है कि प्लेट में खाना देते हैं तो प्लेट को धक्का मारते प्लेट ही भाग जाता है, तो बाजार में आपके स्पेशलाइज प्लेट्स आते हैं जिसमें आपके बच्चे को दिक्कत में रहते हुए अपने हाथ से खाना खा सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल ट्रेनिंग है जो स्टैंडर्ड थेरेपी है, जिसमें आपके बच्चे को फायदा होगा, ये तय है। और ये मानकर आप जब इलाज करते हैं और आप ये बात जानते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा इलाज से आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा कभी पीछे नहीं जाता। यही सेरेब्रल पॉल्सी की एक अच्छी बात है कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे को जो ब्रेन डैमेज हुआ है वो हुआ है, वो ब्रेन डैमेज कुदरत बढ़ाएगा नहीं, वो या तो कुदरत घटाएगा या वहीं रोक देगा। इसलिए एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। सेरेब्रल पॉल्सी और बीमारी में जो फर्क है वो यही है कि सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा रिग्रेट कभी नहीं करेगा। अगर उसने बोलना सीख लिया तो वो जीवन भर बोलेगा। ठीक है, अब बात आती है चलने की कि अगर चलना सीख लिया तो जीवन भर चलेगा। ये बात सही नहीं है।
यहाँ आकर एक बात अलग हो जाती है, अगर उसकी चाल नॉर्मल नहीं है तो उसका चलना भी कभी भी रुक सकता है। इसलिए जब बच्चा आपका चल रहा है तो वहां इस बात का आकलन करें कि बेगर सहारे चलना बेहतर है या सहारे से चलना बेहतर, क्योंकि साइंस ये कहती है कि अगर एक बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी का बेगर सहारे चलता है और अगर उसकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा खर्च होता है तो वो 35 साल की उम्र में चलना बंद कर देगा। तो ऐसे बच्चे को बेहतर है कि एल्बो क्रचेस दे दें जिसके सहारे वो 65 साल तक चलेगा। तो ये आज के दौर में जो एडवांस टेक्निक की बात आई है, क्योंकि आज के दौर में आपको मैं एक छोटी सी अमित जी आपको जानकारी दूं, पिछले 10 साल में हमारे काम का यानी कि हम जिन लोगों के साथ मिलकर काम किए हैं उनमें यह देखा गया कि 90% बच्चे आज के डेट में अपने पैरों पे चलते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें 60% बच्चे ही है जो जिंदगी भर चलने के लायक बनते हैं। सैकड़ों बच्चे हमारे पास चल के जाने के कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि सर ये तो अब चलना ही बंद कर दिया। वजह क्योंकि जब वो चल के जाता है उसकी चाल नॉर्मल नहीं होती, उनकी चाल पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए गेट एनालिसिस नाम की तरकीब आ गई है। हिंदुस्तान में गेट एनालिसिस की मशीन मौजूद है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के साथ हैं तो उन डॉक्टर की मदद से गेट एनालिसिस करवाकर आप ये पता लगा सकते हैं कि उनके चाल में कहाँ कमी है। उस चाल को दूर करने के, चाल की कमी को दूर करने के कई सारी तरकीब है जिसके जरिए आप अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो टेक्निक का एक नियम है। उनमें दवाइयों का, जैसे मैंने बताया कि अखरापन की दवाइयां आज मौजूद है, दौरे की दवाइयां मौजूद हैं, इसी तरह से अगर सेलिबा यानी कि ड्रूलिंग है उसकी दवाइयां मौजूद हैं, इसके अलावा इम्यूनिटी की दवाइयां मौजूद हैं। अगर अखरापन इतना, आज कई तरह की सर्जरीज आ चुकी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, जिसके जरिए आप अपने बच्चे को किसी भी उम्र में डिफॉर्मिटी से दूर रख सकते हैं, यानी कि उनकी करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टेक्निक आ गए हैं जो एक्सपेरिमेंटल जरूर हैं, एक्सपेरिमेंटल रहते हुए भी वो टेक्निक आपके बच्चे के अकड़ापन को काफी हद तक घटा सकते हैं। तो आप अपने बच्चे की कंडीशंस के हिसाब से समय समय पर आप मदद ले सकते हैं। आप न्यूरो सर्जरी की बात कर सकते हैं, जो सर्जरी अभी तक एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि वो सर्जरी हर बच्चे को फायदा दिखा नहीं पाया है। कुछ खास बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, कुछ खास बच्चों को फायदा नहीं हुआ है। उसमें भी जाकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा, आपके बच्चे की जो कंडीशन है उसमें वो ट्रीटमेंट कितना फिट पाया जाता है। एक्सप्लोरेटरी के लिए मेरी राय यही होगी कि आप एक्सप्लोर जरूर करें। इंटरनेट का दौर है, आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोरेटरी थेरेपी को लेने से पहले जस्टिफाई करने की कोशिश करें। आप अपने डॉक्टर्स को जरूर पूछें कि आपके बच्चे को इलाज देने से पहले उन्होंने किसी बच्चे को इलाज दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो जरूर जानकारी इकट्ठा करें ताकि आप गलत ट्रीटमेंट में जाकर अपना समय, अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो ये कुछ जानकारियां हैं जिनके जरिए आप अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी जानकारी ये होती है, अगर आपके बच्चे को सेरेब्रल पॉल्सी है तो ये जरूर दिमाग में रखें कि दूसरे बच्चे के बारे में सोचने से पहले जेनेटिक स्क्रीनिंग जरूर करवा लें, क्योंकि जेनेटिक स्क्रीनिंग में आपको आपका कंसल्टेंट ये राय दे सकता है कि आपको दूसरे बच्चे के लिए जाना चाहिए या नहीं। कुछ केसेस को जेनेटिक से लिंक की गई है, ज्यादातर केसेस का कोई लिंक नहीं होता। तो आपका जेनेटिक एक्सपर्ट आपके बच्चे की पैदाइश और आपके पहले बच्चे का, जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है, उनकी सारे चीजों को इकट्ठा करके, आकलन करके, कुछ टेस्ट के जरिया आपको ये बता सकते हैं कि दूसरे बच्चे में चांसेस ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी कितना है। ये जरूर करें, क्योंकि आपके घर में अगर एक बच्चा पहले से सेरेब्रल पॉल्सी है तो कहीं बेहतर है कि दूसरा बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी से लेकर ना आए। अगर दूसरा बच्चा भी सेरेब्रल पॉल्सी लेकर आता है तो उससे कहीं बेहतर है कि आपके घर में दूसरा बच्चा ना आए। अगर बच्चा आए तो आज के डेट में अडॉप्शन का दौर है, आप एक नियम के मुताबिक ऐसे किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपके बच्चे का आने वाले समय में सहारा बन सकते हैं, जिससे कि आप एक तरह से दो जिंदगी को बेहतर जिंदगी दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप एक और बच्चे को दुनिया में ला रहे हैं जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है। क्योंकि कुदरत भी ये चाहती है कि ऐसी जिंदगी जो है ज्यादा लंबी ना हो, जो जिंदगी तकलीफदा हो। तो ये कुछ टेक्निक है मैनेजमेंट के, इनकी हेडिंग मैंने आप लोगों को मतलब संक्षिप्त रूप में दिखाया, बताया। अब लेकिन इसके अंदर होना क्या है, अब प्ले थेरेपी आपके बच्चे को कौन सा प्ले करना है ये आपका एक्सपर्ट ही बताएगा। इसको फिर आपको कंसल्टेंट से मदद लेनी है। आपके बच्चे को कौन सा ऑर्थोटिकेट चाहिए, इसके लिए कोई रेडीमेड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेरेब्रल पॉल्सी का रेडीमेड इलाज पॉसिबल नहीं है। वजह क्योंकि इसका रेडीमेड कारण भी नहीं है। ये पोलियो की तरह एक कारण वाला बीमारी नहीं है। इसलिए जब प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन आपको प्रेगनेंसी से लेकर आपको पैदाइश के 3 साल बाद तक ध्यान देना पड़ेगा।
प्रेगनेंसी केयर अच्छा करना पड़ेगा। बच्चे की पैदाइश एक अच्छे हॉस्पिटल में करें जहां सभी सुविधाएं मौजूद हो। तो प्रेगनेंसी ये कुछ खास चीजें हैं जिन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी से बचा सकते हैं, या आपका बच्चा अगर सेरेब्रल पॉलिसी ऑलरेडी हो चुका है तो उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। सच्चाई ये है कि सेरेब्रल पॉलिसी आज के डेट में क्योर नहीं होता, लेकिन उसे एक नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि क्योर नहीं हो सकता, तो उसके बावजूद हम बच्चे को अगर हम बेहतर ढंग से ट्रेन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो उसके एक बेहतर लाइफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम सबका यही सबसे बड़ा उद्देश्य है और होना भी चाहिए कि इस तरह के बच्चे जिनको की किसी वजह से सेरेब्रल पाल्सी की सिचुएशन आ चुकी है, उनको एक बेहतर जिंदगी दी जाए। डॉक्टर मंसूर आलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत जानकारी दी हमें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।